अक 53 हिंदी अध्याय 521 लू शेन की योजना विश्व का द्वेष 3 महान जन्मजात दिव्य आत्माएं। वू शेन मेन के सबसे मजबूत सदस्यों की शक्ति और उनके उग्र स्वभाव ने संप्रदाय गठबंधन और यहां तक कि उनके पीछे के 3 महान संप्रदायों को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। यहां तक कि प्रबल आशंका पैदा हुई। वू शेन मेन में लू शेन पर्वत शिखर पर पालथी मारकर बैठ गए। महापुरुष ने आदरपूर्वक लू शेन को प्रणाम किया, फिर एक पुस्तिका निकाली और लू शेन से बात की। संप्रदाय नेता, अब तक हमारे वू शेन मेन शिष्यों की संख्या 70,000 तक पहुंच गई है और टियर 4 एल्डर्स की संख्या भी 100 से अधिक हो गई है। 5वें स्तर के बुजुर्गों की संख्या में मेरे दूसरे बड़े और तीसरे बड़े के अलावा 5 अन्य लोग शामिल हैं जो मार्शल गॉड ब्लडस्टोन पर भरोसा करके 5वें स्तर तक पहुंचे हैं। उनमें से वू शेन मेन शिष्यों की औसत ताकत टियर 3 पर है। ये शब्द बोलते समय महापुरुष की आंखें उत्साह से भर गईं। टियर 3 में औसतन 70,000 शिष्य, टियर 4 में 100 से अधिक एल्डर तथा टियर 5 में 8 एल्डर। इस तरह की लाइनअप निस्संदेह इन्फेरेंस गॉड दाओ और नेदर गॉड दाओ के संयुक्त शिखर समय से बेहतर है। फिर भी अब इसे लू शेन द्वारा जबरन बनाया गया है। परिणामस्वरूप लू शेन के प्रति ग्रैंड एल्डर की निगाहें और भी अधिक प्रबल हो गईं। वह अच्छी तरह से जानता था कि वू शेन मेन की वर्तमान महिमा पूरी तरह से इस संप्रदाय के नेता के कारण थी। लू शेन ने ग्रैंड एल्डर की बातें सुनी और धीरे से अपनी आंखें खोली। पहले से ही 70,000, ये बुरा नहीं है, लू शेन ने धीरे से कहा। फिर भी वह आकाश की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका। विश्व की चेतना तेजी से शत्रुतापूर्ण होती जा रही है तथा मार्शल गॉड ब्लडस्टोन को 3 आंखों वाली दुनिया में प्रक्षेपित करने के लिए मेरे द्वारा मूल शरीर के बार बार उपयोग के कारण विश्व की बाधाएं और भी कठिन हो गई हैं। अब मूल शरीर का उपयोग करके मार्शल गॉड ब्लडस्टोन को 3 आंखों वाली दुनिया में डालने का प्रयास करना निस्संदेह अधिक कठिन है। लेकिन सौभाग्य से अब वो शेन मेन के शिष्य जिनके पास पहले मार्शल गॉड ब्लडस्टोन था, वे संसाधनों का लाभ उठाकर छोटे मार्शल गॉड ब्लडस्टोन को अलग कर सकते हैं और बना सकते हैं। यद्यपि गति कुछ धीमी है, सौभाग्य से इसे चक्रित किया जा सकता है और पुनः उपयोग किया जा सकता है, जो कि असीमित मार्शल गॉड ब्लडस्टोन्स के रूप में नहीं गिना जा सकता। ये कहते हुए लू शेन के होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जल्द ही जब वो शेन मेन के शिष्यों की संख्या 1 लाख तक पहुंच जाएगी और मार्शल गॉड ब्लडस्टोन भी 1 लाख तक पहुंच जाएगा, तो मैं वो शेन मेन शिष्यों की शक्ति का उपयोग आकृतियों के साथ मिलकर 3 आंखों वाली दुनिया की विश्व बाधाओं को तोड़ने के लिए कर पाऊंगा, जिससे मूल शरीर से अधिक मार्शल गॉड ब्लडस्टोन्स की ढलाई संभव हो सकेगी। लू शेन की आंखों में एक चमक चमक उठी। हालांकि वो शेन मेन की समग्र शक्ति में अभी भी कुछ वृद्धि की आवश्यकता है। वर्तमान में 3 महान बुजुर्गों की साधना 5वीं श्रेणी के शिखर पर पहुंच गई है, जो संपूर्ण 3 आंखों वाले विश्व में शीर्ष स्तरीय शक्तियों में शुमार है। लेकिन टियर 6 तक पहुंचने के लिए वो शेन मेन की वर्तमान नींव पर्याप्त नहीं है। इसके लिए अधिक साधना संसाधनों और बड़े मार्शल गॉड ब्लडस्टोन की आवश्यकता है। इन सभी को दुनिया की बाधाओं को तोड़ने के लिए सभी शिष्यों की शक्ति की आवश्यकता है। लू शेन बोला। फिर भी वह अपने अंदर ही अंदर गणना करने से खुद को नहीं रोक सका। वर्तमान दर और वो शेन मेन द्वारा मेरी शक्ति में की गई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, जब शिष्यों की संख्या 10 लाख तक पहुंच जाएगी और मार्शल गॉड ब्लडस्टोन भी 10 लाख तक पहुंच जाएगा, तो मैं शिष्यों की प्रतिक्रिया का लाभ उठाकर आंकड़ों को 7वें स्तर तक बढ़ा सकूंगा। तब तक जब आकृतियां मूल शरीर में वापस आ जाएंगी, तब टियर 7 तक पहुंचने के मेरे रास्ते में महत्वपूर्ण सुधार होगा। जल्द ही लू शेन ने धीरे धीरे वू शेन मेन के पार की दिशा में देखते हुए कहा। संप्रदाय गठबंधन और 3 महान संप्रदायों की बाधा के बावजूद 3 महीने के भीतर वू शेन मेन के शिष्यों की संख्या अनिवार्य रूप से 1 लाख तक बढ़ जाएगी। तब तक वू शेन मेन को एक भयानक वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। लू शेन पर्वत शिखर पर पालथी मारकर बैठा था, दूर स्थित संपूर्ण 3 आंखों वाली दुनिया को देख रहा था और धीरे से बोल रहा था। 3 आंखों वाली दुनिया में शून्य के बीच 3 शक्तिशाली आकृतियां हवा में खड़ी थीं, जिनमें से प्रत्येक से असाधारण जीवन आभा निकल रही थी। ये तीनों अप्रत्याशित रूप से 3 आंखों वाले विश्व के 3 महान संप्रदायों के संप्रदाय नेता थे। दिव्य देवदाओं, समुद्र देवदाओं, पृथ्वी संत संप्रदाय। 3 आंखों वाली दुनिया में सबसे शक्तिशाली संप्रदायों के रूप में उनके संप्रदाय के नेता सभी टियर 6 पावर हाउस हैं। मिंग युनलोंग ने अन्य 2 संप्रदाय के नेताओं को देखा और शांति से कहा, आप दोनों को वू शेन मेन की विशिष्टता पर ध्यान देना चाहिए था।
हालांकि हम इन सांप्रदायिक गठबंधनों का समर्थन कर रहे हैं, फिर भी वू शेन मेन हमारी उपस्थिति को नजरअंदाज करने का साहस कर रहे हैं और अपने क्षेत्र का विस्तार जारी रखे हुए हैं। स्पष्टतः वे हम तीनों संप्रदायों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। जैसे ही मिंग युनलॉन की आवाज धीमी हुई, चारों ओर गड़गड़ाहट हुई, जो उसकी वर्तमान मनस्थिति का प्रतीक प्रतीत हो रही थी। आखिरकार हम पूरे विश्व की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे मात्र वू शेन मेन हिला नहीं सकता। पृथ्वी संत संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने कर्कश स्वर में कहा, उनकी आवाज में अनियंत्रित क्रोध का संकेत था। चूंकि वू शेन मेन तीन संप्रदायों को अपनी दृष्टि में नहीं रखता है, तो वू शेन मेन को तीन संप्रदायों के क्रोध का अनुभव करने दो। सभी लोग, अब समय आ गया है कि हम जन्मजात दिव्य आत्मा को बुलाएं। इस संसार के सभी जीवित प्राणी यह जान लें, तीन संप्रदाय ही वास्तव में इस क्षेत्र के सच्चे शासक हैं। समुद्र देवता दाओ के संप्रदाय नेता ने धीमे स्वर में कहा, उनके भीतर से निकलने वाली ऊर्जा समुद्र की लहरों के समान थी, जो शून्य में उमड़ रही थी। जन्मजात दिव्य आत्मा। मिंग युनलॉन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर भी उनमें एक अनोखी चमक टिमटिमा रही थी। तीन संप्रदाय, तीन आंखों वाली दुनिया के सबसे कुलीन संप्रदायों के रूप में, मूल रूप से इस दुनिया पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों में सबसे मजबूत थे, जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया और बदल दिया गया। तीन संप्रदायों द्वारा बुलाई गई जन्मजात दिव्य आत्मा, तीन आंखों वाली दुनिया के प्रारंभिक आक्रमण में सबसे शक्तिशाली आक्रमणकारी साबित हुई। तीनों संप्रदायों के शिष्यों सहित उनकी जन्मजात आंखें खोलने की क्षमता काफी हद तक उन आक्रमणकारियों के अवशेषों के कारण है, जिन्हें तीन आंखों वाली दुनिया की चेतना ने निगल लिया था। समुद्र देवता दाओ के संप्रदाय नेता द्वारा अभी अभी उल्लिखित सहज दिव्य आत्मा भी तीनों संप्रदायों का सबसे शक्तिशाली तुरूप का पत्ता है। वे सीधे तौर पर टियर 6 जन्मजात दिव्य आत्मा आक्रमणकारियों को बुला सकते हैं, जो तीन आंखों वाली दुनिया पर आक्रमण करने में विफल रहे और भस्म हो गए, जिससे सब कुछ दबा दिया गया। मार्शल गॉड संप्रदाय, ये कैंसर इस दुनिया में बहुत लंबे समय से मौजूद है और इसने दुनिया की शांति को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है। इसका शीघ्र समाधान होना चाहिए। हर कोई, मेरे समुद्र देवता दाओ ने यहाँ ये शब्द रखा है, किसी भी कीमत पर मार्शल भगवान संप्रदाय को खत्म करो। समुद्र देवता दाओ के संप्रदाय नेता ने धीरे से बात की, फिर भी उनकी आवाज में तीव्र हत्या की मंशा थी। मिंग युनलॉन्ग और पृथ्वी संत संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने एक नजर साझा की और फिर सिर हिलाया। फिर वे तीनों शून्य में पालथी मारकर बैठ गए। उनके शरीर से विशेष ऊर्जा के उतार चढ़ाव का एक धागा निकला और उनके माथे पर तीसरी आंख तुरंत विभिन्न रंगों की चमक के साथ चमक उठी। चमक के तीन रंगों में एक अत्यंत रहस्यमय उतार चढ़ाव था, जो तुरंत शून्य में डूब गया। शून्य में प्रवेश करने वाली इन तीन तेज किरणों के साथ ही आसपास का स्थान अप्रत्याशित रूप से तुरंत तरंगित हो गया, जिसके बाद एक दमनकारी आभा अचानक इस दुनिया में फैल गई। मानो कोई भयानक सत्ता उभरने वाली है। इस क्षण उस शून्य के आसपास अंतहीन हवाएं और बादल तुरंत उठे, ऊर्जा को उभारते हुए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच झूलने लगे। टकराना, ये गड़गड़ाहट वाले कंपन वास्तव में तीन आंखों वाले विश्व की विश्व चेतना थे, जो इस समय भयानक शक्तियों को जुटा रहे थे तथा तीन संप्रदायों के नेताओं को उन तीन छठे स्तर की शिखर जन्मजात दिव्य आत्माओं को बुलाने में सहायता कर रहे थे। एक क्षण में तीन अत्यंत भयानक आकृतियां तीन व्यक्तियों के आह्वान पर और तीन नेत्रों वाली दुनिया की चेतना की सहायता से धीरे धीरे इस क्षेत्र में प्रकट हुई। तीनों आकृतियां विचित्र और विचित्र हैं, लेकिन प्रत्येक आकृति से ऊर्जा में उतार चढ़ाव निकलता है, जिससे सिहरन पैदा होती है। यह एक प्राचीन वृक्ष था, जिसकी अनगिनत शाखाएं तेज तलवारों की तरह लहरा रही थीं। उनकी तीक्ष्णता शून्य में व्याप्त थी तथा शक्तिशाली शक्ति का उत्सर्जन कर रही थी। वहां एक ऑक्टोपस प्राणी भी था, जिसका शरीर मात्र 1 किलोमीटर बड़ा था, जिसके तंतु लहरा रहे थे, जो शून्य के बीच टकरा रहे थे, जिससे शून्य सीधे धंस रहा था। दूसरा एक एलियन था, जिसके पंख थे, मांस के पंख लहरा रहे थे, जिससे खूनी बारिश का तूफान उठ रहा था। तीन टियर 6 पीक इंटरनेट दिव्य आत्माएं शून्य में खड़ी थीं, जिन्होंने तुरंत ही चारों ओर की हवाओं और बादलों का रंग बदल दिया। तीनों संप्रदायों के नेताओं ने अपने चेहरे पर श्रद्धा के भाव के साथ अपने सामने उपस्थित तीन दिव्य आत्माओं को देखा। मानव जगत में दिव्य आत्माओं का स्वागत है। उनकी उत्कट आवाजें स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठीं। ... इस बीच मार्शल भगवान संप्रदाय के पहाड़ के ऊपर महान बुजुर्ग की छवि गायब हो गई थी तथा वे मार्शल भगवान संप्रदाय के अनुयायियों को उन संप्रदाय की शक्तियों को दबाने में नेतृत्व प्रदान करते रहे। केवल लू शेंग ही पहाड़ की चोटी पर चुपचाप बैठा था। अचानक लू शेंग पर एक तीव्र द्वेष छा गया, जिससे उसने अपनी आंखें खोल दी। हम
लू शेन की भौहें थोड़ी ऊपर उठी और वह धीरे धीरे उस दिशा की ओर देखने लगा जहां से दुर्भावना आ रही थी। विश्व चेतना का द्वेष, क्या यह इतना तीव्र हो गया है? और किस दिशा में? दिव्य दानव तकनीक का सार सामान्य मार्शल तकनीकों से बहुत अलग है, और ठीक इसी वजह से ये लू शेन को विश्व चेतना के प्रति बेहद संवेदनशील बनाता है। लू शेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, इस समय उसकी धारणा चरम पर थी, अदृश्य तंबुओं की तरह बढ़ती हुई धारणा उस स्थान की ओर बढ़ रही थी। ये तीन आकृतियां, अंतर्निहित दिव्य आत्मा, वे आक्रमणकारी जिन्हें पहले तीन नेत्रों वाली विश्व चेतना ने निगल लिया था। लू शेंग ने धीरे से कहा। लू शेंग ने संप्रदाय के नेताओं द्वारा बुलाई गई 3 टियर 6 पीक इंटरनेट दिव्य आत्माओं को देखा, जिनकी भयावह आभा अब भी तुलनीय नहीं थी, जबकि उनका क्लोन टियर 6 के मध्य तक पहुंच गया है। हालांकि लू शेंग को इन सब बातों से जरा भी डर नहीं था। 3 नेत्रों वाली विश्व चेतना द्वारा निगले गए आक्रमणकारी के रूप में फिर भी कुछ ऊर्जा बरकरार रखते हुए अभी भी बुलाए जाने में सक्षम। ऐसा प्रतीत होता है कि यह संसार स्वयं को मजबूत बनाने के लिए सभी प्रकार की विशेष ऊर्जा को निगल जाता है। यद्यपि यह कुछ अजीब ऊर्जा को अवशोषित करेगा, अंततः ये कुछ ऊर्जा को बरकरार रखेगा, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये परजीवियों को विकसित करने की तैयारी कर रहा है। क्या आप उन विचित्र ऊर्जाओं को तथाकथित जन्मजात दिव्य आत्माओं में परिवर्तित करना चाहते हैं, ताकि इस संसार के जीवों का पोषण हो सके? लू शेंग ने उन 3 अत्यंत भयानक जन्मजात दिव्य आत्माओं को देखा और धीरे धीरे उसकी आंखों में अजीब अभिव्यक्ति का एक निशान दिखाई दिया। तो यह ऐसा ही है। इसलिए जब मेरा रक्त 3 आंखों वाली दुनिया पर उतरा तो वो पत्थर के आकार में बदल गया, क्योंकि 3 आंखों वाली दुनिया ने मेरे रक्त में मार्शल आर्ट शक्ति का हिस्सा अवशोषित कर लिया था, और संयोग से मेरे रक्त में ऊर्जा का उपयोग तथाकथित प्रसवोत्तर दिव्य खजाना बनने के लिए करना चाहता था। क्या आप अपना मूल्य अधिकतम करना चाहते हैं? जब लू शेंग बोल रहा था तो वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। ये केवल दुख की बात है कि वे मेरा उपयोग करना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इस राक्षस को सीधे अंदर आने देंगे। 3 आंखों वाले विश्व की चेतना सभ्य है, लेकिन सबसे मजबूत ये केवल टियर 6 प्राणियों को बदल सकती है, जबकि मेरा सार टियर 7 ब्रह्मांडीय जीवन है। 3 आंखों वाले विश्व की विश्व चेतना मुझे परिवर्तित नहीं कर सकती है। लू शेंग ने धीरे से कहा, फिर धीरे से मार्शल भगवान संप्रदाय के शिखर से उठ खड़ा हुआ। लू शेंग के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली आभा निकली। अब इन 3 महान जन्मजात दिव्य आत्माओं को बुलाना। ऐसा लगता है कि वे मेरे मार्शल भगवान संप्रदाय के साथ जीवन मरण की लड़ाई की घोषणा करने के लिए तैयार हैं। चूंकि मामला ऐसा है। लू शेंग ने पूरे मार्शल गॉड संप्रदाय को देखा, उसकी आंखें धीरे धीरे शांत और गहरी हो गईं। फिर लू शेंग की आवाज धीरे धीरे मार्शल गॉड संप्रदाय के भीतर गूंज उठी। सभी मार्शल देव संरक्षकों, आदेश का पालन करें। मार्शल गॉड ब्लडस्टोन की शक्ति के साथ यह आवाज कंपनित होकर मार्शल गॉड संप्रदाय के प्रत्येक शक्तिशाली व्यक्ति के कानों तक सटीक रूप से पहुंचती थी। मार्शल गॉड संप्रदाय के सभी मजबूत व्यक्तियों ने लू शेंग की आवाज सुनी, और वे सभी उस दिशा की ओर देखने लगे जहां लू शेंग अपनी आंखों में उत्साह के स्पर्श के साथ थे। इस क्षण से मार्शल गॉड संप्रदाय 3 संप्रदाय गठबंधन के साथ पूरी तरह से युद्ध में संलग्न होगा। न मृत्यु, न विश्राम, भावुक आवाज गूंज उठी। इसे सुनने के बाद मार्शल भगवान संप्रदाय के एक भी मजबूत व्यक्ति ने थोड़ा सा भी डर नहीं दिखाया, इसके बजाय केवल अंतहीन उत्साह था। हम संप्रदाय नेता की आज्ञा का पालन करते हैं। एक एक करके मार्शल भगवान संप्रदाय के मजबूत व्यक्ति चिल्लाए, उनकी आवाजें इकट्ठी हुईं, जिससे आकाश में ऊंचे बादल ध्वनि से पूरी तरह से बिखर गए। ... मार्शल गॉड संप्रदाय द्वारा जारी की गई औपचारिक चुनौती के साथ तीनों संप्रदायों ने भी अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, विशेष रूप से उनके संप्रदाय के नेताओं द्वारा उन 3 टियर 6 पीक इनेट दिव्य आत्माओं को सफलतापूर्वक बुलाने के बाद तीनों संप्रदायों ने औपचारिक रूप से मार्शल गॉड संप्रदाय के खिलाफ युद्ध के मैदान में कदम रखा। एक पल में मार्शल भगवान संप्रदाय और 3 संप्रदायों और यहां तक कि 3 संप्रदाय गठबंधन के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लू शेंग अब मार्शल गॉड संप्रदाय के शिखर पर पालथी मारकर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने मार्शल गॉड संप्रदाय के शिविर में आधिकारिक रूप से कमान संभाली तथा अपने अनेक शिष्यों का नेतृत्व करते हुए औपचारिक रूप से तीनों संप्रदायों के विरुद्ध निर्णायक युद्ध शुरू किया। युद्ध के मैदान पर 3 संप्रदायों और 3 संप्रदाय गठबंधन की कुलीन सेनाएं एक साथ उभरी। दिव्य आत्मा प्रेतों की भारी लहरें पूरे युद्ध क्षेत्र पर ज्वार की तरह बह गईं। मार्शल गॉड संप्रदाय की ओर से ये रक्त लाल लू शेंग प्रेत की लहर थी, जो रक्त लाल ज्वार में बदल गई। 3 संप्रदाय गठबंधन के बहुरंगी ज्वार के साथ तुरंत टकरा गई।
गड़गड़ाहट। दोनों पक्षों की सेनाएं तुरंत ही भयंकर रूप से टकरा गईं, जिससे अत्यंत भयानक विस्फोट हुआ। क्षण भर में ही संपूर्ण युद्धभूमि चक्की में बदल गई, जहां असंख्य जीव शत्रुओं द्वारा मारे गए। युद्ध क्षेत्र में खून की दुर्गंध तेजी से फैल गई। यद्यपि इस अवधि के दौरान मार्शल गॉड संप्रदाय का विकास हुआ था, जिसके शिष्यों की संख्या 70,000 तक पहुंच गई थी और कुल मिलाकर शक्ति 7वीं श्रेणी के आसपास थी, लेकिन अंततः मार्शल गॉड संप्रदाय 3 संप्रदायों और उनके अधीन अनगिनत संप्रदायों के खिलाफ अकेला खड़ा था। यद्यपि मार्शल गॉड संप्रदाय के शिष्यों द्वारा बुलाए गए रक्त रंग के मार्शल गॉड प्रेत कुछ जन्मजात दिव्य आत्माओं से अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन पूर्ण संख्या का सामना करते हुए मार्शल भगवान संप्रदाय के अनुयायी नुकसान में पड़ने लगे। रक्त रंग के मार्शल भगवान प्रेत घने दिव्य आत्मा प्रेत द्वारा मारे गए थे और मार्शल भगवान संप्रदाय के शिष्य इस समय एक साथ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आकाश में मार्शल गॉड संप्रदाय के टियर 4 के बुजुर्गों और टियर 5 के बुजुर्गों ने भी हमला किया और 3 संप्रदायों के टियर 4 और टियर 5 विशेषज्ञों का मुकाबला किया। अंतहीन गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं। 3 बुजुर्गों ने अपनी 5वीं श्रेणी की शिखर साधना के साथ 3 संप्रदायों और 3 संप्रदाय गठबंधन के साथ या 8 5वीं श्रेणी के विशेषज्ञों को बलपूर्वक रोक दिया। 3 रक्त रंग के मार्शल भगवान प्रेतों से उठे हाथ के साथ भयानक दमनकारी शक्ति बाहर निकली, जिससे अंतरिक्ष का वह क्षेत्र कांपने लगता है। लू शेंग मार्शल भगवान संप्रदाय के पीछे खड़ा था, शांति से इस दृश्य को देख रहा था। एक पल के बाद उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। वर्तमान में मार्शल भगवान संप्रदाय 3 आंखों वाली दुनिया में सभी संप्रदायों की ताकतों का सामना करना चाहता है, लेकिन अंततः ये नहीं किया जा सकता है। लू शेंग ने धीरे से आह भरी। मूल रूप से उनकी योजना में जब मार्शल भगवान संप्रदाय के शिष्यों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई, तो वे दुनिया की बाधाओं को तोड़ना शुरू कर देंगे और अपने असली रूप को बुलाएंगे। तब तक चाहे 3 आंखों वाली दुनिया ने कोई भी तरीका अपनाया हो, वे उसे हिला नहीं सके। लेकिन योजनाएं परिवर्तनों के साथ नहीं चल सकती। 3 आंखों वाली दुनिया की चेतना ने लू शेंग को निशाना बनाया। समय से पहले जिस क्षण लू शेंग ने अपनी आंखें खोली, आकाश में मार्शल भगवान संप्रदाय के बुजुर्गों को 3 संप्रदायों और 3 संप्रदाय गठबंधन के विशेषज्ञों द्वारा पराजित किया जा रहा था। यहां तक कि 3 संप्रदाय विशेषज्ञों के संयुक्त हमलों से 3 टियर 5 पीक बुजुर्ग भी पराजित हो गए। बुलाए गए रक्त रंग के मार्शल भगवान प्रेत के साथ वे इस क्षण ऊर्जा के टुकड़ों में बदल गए, हवा में फैल गए। संप्रदाय नेता, हम तीनों बुजुर्ग हार गए और शर्म से भरे चेहरे से लू शेंग को देखने लगे। इस समय उनके चेहरे अत्यंत पीले पड़ गए थे। उन्हें गंभीर क्षति पहुंची थी, जिससे उनके चारों ओर का आभामंडल अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो गया था। संप्रदाय नेता, हम ही बेकार हैं। मार्शल गॉड संप्रदाय के सभी शिष्य और बुजुर्ग लू शेंग को अपराध बोध से भरी नजरों से देख रहे थे। लू शेंग ने हल्के से अपना हाथ हिलाया। रक्त रंग की ऊर्जा की एक लहर ने उनके शरीर को घेर लिया, जिससे उनकी आभा धीरे धीरे ठीक होने लगी। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, तुम सबने बहुत अच्छा किया है। लू शेंग ने मार्शल गॉड संप्रदाय के लोगों पर थोड़ा मुस्कुराया, फिर अपनी निगाह युद्ध के मैदान की ओर घुमाई। इस समय मार्शल भगवान संप्रदाय के कई शिष्य और बुजुर्ग अभी भी 3 संप्रदायों के नरसंहार का सामना कर रहे थे और अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन लू शेंग देख सकता था कि उनके द्वारा बुलाए गए रक्त रंग के मार्शल देवता के प्रक्षेपण पहले से ही ढह रहे थे और अगले ही पल धूल में बदल जाने वाले थे। अपने सामने ये दृश्य देखकर लू शेंग ने अंततः धीरे से आह भरी। एक ही बार में बाहर कदम रखते हुए तुरंत शून्य पर खड़े हो गए। उनकी भौं के केंद्र में तीसरी आंख अचानक खुल गई। टकराना। अचानक आकाश में एक धीमी ध्वनि गूंजी और लू शेंग के पीछे उसके असली रूप की छाया अचानक प्रकट हुई। 1000 फीट जितना बड़ा प्रेत, जो किसी देवता के अवतरण जैसा लग रहा था। एक रक्त रंग का विशाल हाथ अचानक युद्धभूमि पर दबाव डालता है। गड़गड़ाहट। अक्षय दमनकारी शक्ति पागलपन की हद तक फूट पड़ी और युद्ध के मैदान में मौजूद अनगिनत तीसरे और चौथे स्तर के 3 आंखों वाले प्राणियों को तुरंत नष्ट कर दिया। यह मार्शल भगवान संप्रदाय का संप्रदाय नेता कार्रवाई कर रहा है। तीनों संप्रदायों के प्रमुखों और यहां तक कि तीनों संप्रदायों के गठबंधन के लोगों के चेहरों पर इस दृश्य को देखकर भय के भाव दिखाई दिए। भले ही लू शेंग 6ठे स्तर के मध्य स्तर पर ही था, लू शेंग और उसके वास्तविक रूप के बीच का संबंध बिल्कुल निकटतम था, जिसके कारण उसने जो युद्ध शक्ति प्रदर्शित की वह 6ठे स्तर के मध्य स्तर से कहीं अधिक थी। संप्रदाय नेता। संप्रदाय नेता ने कार्रवाई की है। कितनी भयानक शक्ति है! क्या यही है संप्रदाय नेता की ताकत? संप्रदाय का नेता शक्तिशाली है।
मार्शल भगवान संप्रदाय के प्रत्येक शक्तिशाली व्यक्ति ने ये दृश्य देखा और उनकी आंखें तुरंत एक उत्साही प्रकाश से भर गईं। बेशर्म तीनों संप्रदायों के स्थान पर एक के बाद एक आकृतियां आकाश में उड़ती हुई दिखाई दी, जो तीनों संप्रदायों के संप्रदाय प्रमुखों के रूप में सामने आईं। 3 छठे स्तर के 3 आंखों वाले प्राणी तुरंत भयंकर ऊर्जा उतार चढ़ाव के साथ बाहर निकले और सभी लू शेंग की ओर दौड़ पड़े। हालांकि तीनों संप्रदायों के संप्रदाय नेताओं का सामना करते हुए लू शेंग की आंखें पानी की तरह शांत थीं। लू शेंग ने धीरे से अपनी हथेली उठाए और अचानक उसे नीचे पटक दिया। टकराना। उसके पीछे का वास्तविक रूप वाला प्रेत तुरंत ही असीम दमनकारी शक्ति के साथ फूट पड़ा। 5 तत्व विश्व दमन। यद्यपि चरम दमनकारी शक्ति 7वें स्तर के ब्रह्मांडीय जीवन की संपूर्ण युद्ध शक्ति को उन्मुक्त करने में असमर्थ थी, फिर भी उसने तीनों संप्रदाय के नेताओं के भावों में नाटकीय परिवर्तन ला दिया, जिसे वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। इस दमनकारी शक्ति के भार के कारण उनके शरीर हिल नहीं सकते थे। अरे, ये कैसा जादू है! मिंग युनलॉन गुस्से से दहाड़ा, उसकी आंखों में केवल अंतहीन अनिच्छा थी। दिव्य आत्माओं को बुलाओ। समुद्र देवपथ का नेता अंततः इस दमनकारी शक्ति के दबाव का सामना नहीं कर सका और गुस्से से आकाश की ओर दहाड़ने लगा। गड़गड़ाहट। अचानक आकाश में अंतहीन लहरें उठने लगीं, मानो पूरा सागर आकाश में उठ गया हो, लेकिन समुद्र के पानी का रंग बिल्कुल काला दिखाई दे रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक विशाल ऑक्टोपस प्राणी प्रकट हुआ, जिसके अनगिनत स्पर्शकों ने आसपास की दमनकारी शक्ति को तुरंत चकनाचूर कर दिया, जिससे समुद्र देवपथ के नेता को तुरंत मुक्त होने में सहायता मिली। दिव्य आत्माओं को बुलाओ। मिंग युनलॉन्ग और पृथ्वी संत संप्रदाय के नेता ने ये देखा और आगे नहीं बढ़ पाए, दोनों आकाश की ओर चिल्लाने लगे। एक क्षण में 1000 मीटर ऊंचा एक प्राचीन वृक्ष जमीन से ऊपर उठा, जिसकी अनगिनत शाखाएं तलवारों की तरह थीं, और वह तुरंत लू शेंग की ओर झपटा। वहां एक बड़ा प्राणी भी था, जिसके पीठ पर पंख थे, जो आकाश और पृथ्वी के बीच उड़ रहा था और तेज हवा के झोंके उड़ा रहा था। लू शेंग के वास्तविक रूप से मुक्त हुई 5 तत्वों की दमन शक्ति को बलपूर्वक तितर बितर करना। लू शेंग ने अपने सामने 3-6 स्तरीय शिखर वाली जन्मजात दिव्य आत्माओं को देखा, और उसकी आंखों में भारीपन का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। ये यहाँ है। 3 आंखों वाली दुनिया की इच्छा के साथ अंतिम लड़ाई। लू शेंग ने एक गहरी सांस ली, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि उसके और इन 3-6 स्तरीय शिखर जन्मजात दिव्य आत्माओं के बीच का परिणाम उसके और 3 आंखों वाली दुनिया की चेतना के बीच का परिणाम था। यदि वह जीत जाता तो वह 3 आंखों वाली दुनिया की चेतना को पूरी तरह से पराजित कर देता तथा संपूर्ण विश्व को अपना प्रजनन स्थल बना लेता। यदि वह हार गया तो उसका अवतार अपने असली रूप में लौट आएगा और 3 आंखों वाली दुनिया में दिव्य दानव तकनीक की साधना यही समाप्त हो जाएगी। पल में लू शेंग आगे बढ़ा, अचानक आकाश के ऊपर प्रकट हुआ, उसके पीछे एक खूनी छाया तेजी से फैल रही थी। एक विशालकाय दैत्य की तरह अपने दोनों हाथ और पैर ऊपर उठाए हुए वह शाही प्रभुत्व का आभास दे रहा था। गड़गड़ाहट। छाया से उत्सर्जित आभा से आसपास का शून्य कांप उठा, जिससे धीमी आवाजों की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई। 3 जन्मजात दिव्य आत्माएं तुरंत हत्या के इरादे से लू शेंग की ओर दौड़ी। एक पल में लू शेंग और 3 जन्मजात आत्माएं पहले से ही भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। भयानक ऊर्जाएं आपस में गुंथ गईं, जिससे आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। मुक्त हुई ऊर्जा से उत्पन्न अवशिष्ट आघात तरंगों ने 5वीं श्रेणी के शक्तिशाली लोगों के शरीर को भी कांपने पर मजबूर कर दिया, मानो वे इस भयानक बल का सामना करने में असमर्थ हों। क्या ये जन्मजात दिव्य आत्माओं की शक्ति है? अनगिनत 3 आंखों वाले विश्व प्राणी अपने सिर को ऊपर उठाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, केवल आकाश के ऊपर अव्यवस्थित चमक को देख पा रहे थे, जिसकी एक झलक मात्र से ही उनके दिल कांप रहे थे। उनके दिलों में भय फैल गया। तीनों संप्रदायों के नेता स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़े होकर आकाश के ऊपर हो रहे युद्ध को गंभीरता से देख रहे थे। आखिरकार वे 6ठी श्रेणी के शक्तिशाली लोग थे, जो स्वाभाविक रूप से ऊपर की लड़ाई की स्थिति को समझने में सक्षम थे, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि 3 जन्मजात दिव्य आत्माओं का सामना करने के बावजूद लू शेंग अभी भी इतनी भयानक ताकत दिखा सकता है। यह मार्शल भगवान संप्रदाय का संप्रदाय नेता है। इसकी शक्ति वास्तव में स्वर्ग के विरुद्ध है। मिंग युनलॉन्ग ने आसमान के ऊपर लड़ाई को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। हम तो क्या, हमारे 3 संप्रदाय दुनिया की शुरुआत से ही अस्तित्व में हैं। हम इस दुनिया के सच्चे शासक हैं। जन्मजात दिव्य आत्माओं के कार्य करने के साथ मार्शल गॉड संप्रदाय का संप्रदाय नेता अंततः एक विधर्मी ही है। मार्शल गॉड संप्रदाय के नेता का पतन बस समय की बात है। समुद्र देवपथ के संप्रदाय नेता ने ठंडे स्वर में कहा।
मानो समुद्र देवपथ के संप्रदाय नेता के शब्दों को मान्य करने के लिए अचानक आकाश के ऊपर से एक धीमी आवाज आई। इसके तुरंत बाद ये स्पष्ट हो गया, 3 जन्मजात दिव्य आत्माओं के संयुक्त हमले ने लू शेन पर भारी प्रहार किया। एक पल में लू शेन का पूरा शरीर एक प्रक्षेप्य की तरह सीधे आकाश से नीचे गिर गया और जमीन पर जोर से गिर गया। उसने जबरदस्ती जमीन में एक विशाल गड्ढा बना दिया। टकराना। तुरंत ही जमीन पर धूल फैल गई। तीनों संप्रदायों के संप्रदाय प्रमुखों के चेहरे पर खुशी के भाव थे। हम जीत गए। न केवल संप्रदाय के नेता बल्कि तीनों संप्रदायों के अन्य शक्तिशाली लोग और तीनों संप्रदायों का गठबंधन भी इस दृश्य को देखकर अदम्य प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। हम जीत गए, हम जीत गए। मार्शल गॉड संप्रदाय का संप्रदाय नेता, यह विधर्मी, अंततः तीनों संप्रदायों के लिए कोई मुकाबला नहीं है। हा, मुझे पता था एक विधर्मी हमारे सामने कोई लहर कैसे पैदा कर सकता है। तीनों संप्रदायों की आवाजें और तीनों संप्रदायों के गठबंधन की दिशा लगातार बताई जा रही थी, जिससे मार्शल गॉड संप्रदाय पूरी तरह से मौन हो गया। संप्रदाय का नेता खो गया। तीनों बुजुर्ग मार्शल गॉड संप्रदाय के अन्य बुजुर्गों के साथ इस दृश्य को देखते रहे। उनकी आंखों में उत्साह धीरे धीरे कम होता जा रहा था। ऐसा लगता है जैसे जिस देवता की वे पूजा करते थे उसकी हत्या कर दी गई हो। इस क्षण उनका विश्वास टूट गया। बुजुर्ग लोग ऐसे ही थे और मार्शल भगवान संप्रदाय के शिष्य और भी अधिक निराशा में पड़ गए। ये कैसे संभव है? संप्रदाय का नेता, इतना शक्तिशाली व्यक्ति, वह कैसे हार सकता है? असंभव, यह नकली होगा। मार्शल गॉड संप्रदाय ये बिल्कुल नहीं हार सकता। मार्शल भगवान संप्रदाय के शिष्य एक एक करके चिल्लाए। उनकी आवाज गहरी अनिच्छा से भरी हुई थी। उन्हें अपनी आंखों के सामने इस दृश्य पर विश्वास करना कठिन लगा। वे बस यह विश्वास नहीं करना चाहते थे कि संप्रदाय का नेता, जिसे वे देवता मानते थे, सचमुच हार गया था। एक पक्ष खुश था, दूसरा निराश। इससे स्वर्ग और पृथ्वी के इस पहलू में बलपूर्वक भिन्न दृश्य उत्पन्न हो गए। खांसी, खांसी, खांसी। गहरे गड्ढे के भीतर से खांसने की आवाज आ रही थी। अनगिनत निगाहों के सामने लू शेन की आकृति धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकली। केवल अब लू शेन का शरीर खून से लथपथ था और बुरी तरह घायल दिखाई दे रहा था। यहां तक कि उनकी आभा भी क्षीण हो गई थी तथा उनके माथे पर स्थित तीसरी आंख भी मंद और धुंधली दिखाई दे रही थी। इस समय लू शेंग ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई साधारण व्यक्ति भी उसे आसानी से ले जा सकता है। फिर भी तीसरी आंख की मंदता के बावजूद लू शेंग की आंखें अविश्वसनीय रूप से चमकदार थीं। उसने अपना सिर उठाया, आकाश के ऊपर खड़ी 3 दिव्य आत्मा की आकृतियों को देखा, जो स्वर्ग और पृथ्वी के शासकों की तरह थीं, और हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरी। तो आप अभी भी अपनी चेतना बरकरार रख सकते हैं। लू शेंग ने हल्के से बात की, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ी 3 जन्मजात दिव्य आत्माओं की आंखों में एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट हुई। मध्य छठी श्रेणी। मुख्य शरीर की सहायता से भी दूरी बहुत अधिक है। अंततः यह अभी भी 3 शिखर छठी श्रेणी की जन्मजात दिव्य आत्माओं के लिए एक मुकाबला नहीं है। लेकिन मैंने भी इसे देखा है। लू शेंग मुस्कुराया, उसकी निगाह अभी भी 3 जन्मजात दिव्य आत्माओं पर टिकी हुई थी। तुम्हारी अपनी चेतना अभी भी बची हुई है और तुम 3 आंखों वाली दुनिया की चेतना द्वारा पूरी तरह से निगले नहीं गए हो। जाहिर है तुम भी 3 आंखों वाली दुनिया की चेतना से मुक्त होना चाहते हो। लू शेंग ने धीरे से कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्दों ने 3 आंखों वाली दुनिया की चेतना को पूरी तरह से जगा दिया हो। गड़गड़ाहट। आकाश के ऊपर अंतहीन काले बादल उमड़ पड़े। घने बादलों के बीच अनगिनत बिजली की कौंधें नाच रही थीं, अत्यंत भयानक ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी, जिससे पूरा युद्ध क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से दमनकारी हो गया था। तीनों संप्रदायों के नेताओं के शरीर में एक अदृश्य शक्ति ने प्रवेश किया, जिससे वे थोड़ा कांप उठे। जब उन्होंने लू शेंग की ओर फिर से देखा तो उनकी आंखें पहले से ही हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। विधर्मी, अवश्य ही नष्ट कर दिया जाएगा। तीनों संप्रदाय के नेताओं की आवाजें एक साथ गूंज उठीं और एक पल में उन्होंने भयानक शक्ति छोड़ दी, जिसका उद्देश्य पहले से ही गंभीर रूप से घायल लू शेंग को पूरी तरह से नष्ट करना था। भयानक ऊर्जा को महसूस करते हुए लू शेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन मार्शल भगवान संप्रदाय के शिष्यों और बुजुर्गों को देखने के लिए पीछे मुड़ गया, केवल ये पता लगाने के लिए कि ये शिष्य और बुजुर्ग सभी प्रत्याशा से भरी आंखों से उसे देख रहे थे। हाय, लू शेंग ने धीरे से आह भरी। शुरू में मैं धीरे धीरे विकास करना चाहता था, लेकिन आप मुझे थोड़ा और समय क्यों नहीं देते? उस मामले में लू शेंग ने धीरे से हाथ हिलाया और उसके पीछे उसके असली रूप का एक प्रेत प्रकट हुआ।
हालांकि लू शेन की गंभीर रूप से घायल अवस्था के कारण बुलाया गया प्रेत बेहद धुंधला लग रहा था, मानो हवा का एक झोंका उसे आसानी से उड़ा ले जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रेत प्रकट हुआ, मार्शल भगवान संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य और बुजुर्ग के शरीर में एक विशेष शक्ति प्रवेश कर गई। एक पल में इन योद्धाओं के भीतर के मार्शल गॉड ब्लडस्टोन्स को लू शेन ने छीन लिया। हालांकि मार्शल गॉड ब्लडस्टोन्स को लू शेन के नियंत्रण में छीन लिया गया था, लेकिन उन्होंने योद्धाओं के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाया, केवल उनकी आभा को मंद कर दिया। एक एक करके मार्शल गॉड ब्लडस्टोन्स लू शेन के शरीर में प्रवेश कर गए और लू शेन की चोटें, जो गंभीर थी, तेजी से ठीक होने लगी। उसके पीछे का प्रेत भी मार्शल गॉड ब्लडस्टोन्स के समर्थन से और अधिक ठोस होता गया। लू शेन से धीरे धीरे एक भयानक आभा निकलने लगी, और इस समय आकाश के ऊपर गड़गड़ाहट और भी तेज हो गई, क्योंकि बिजली के बोल्ट तुरंत गिर गए, जिनमें अत्यंत भयानक शक्ति थी। इस समय तीनों संप्रदाय के नेताओं के हमले भी लू शेन पर करीब आ गए। लू शेन की आंखों में एक अंतहीन शांति लौट आई, मानो उनके भीतर कोई भावना छिपी न हो। लू शेन आगे बढ़ा। उसके पीछे खड़े प्रेत ने एक हथेली से वार किया और तीनों संप्रदाय प्रमुखों के हमले तुरंत ही ध्वस्त हो गए। ये सब करने के बाद लू शेन की नजर 3 जन्मजात दिव्य आत्माओं पर पड़ी। चूंकि आप भी विश्व चेतना की बाधाओं से मुक्त होना चाहते हैं, तो मेरी मदद करें। लू शेन की कोमल आवाज गूंज उठी, मानो उसमें अनंत जादुई शक्ति भरी हो। तीनों जन्मजात दिव्य आत्माओं के चेहरों पर झिझक के भाव दिखाई देने लगे, जो और भी प्रबल होते गए। गड़गड़ाहट, फिर से अंतहीन गड़गड़ाहट सुनाई दी और बिजली की चमक भयानक गड़गड़ाहट वाले ड्रैगन में बदल गई, जो आकाश के ऊपर घूमते और गर्जना करते हुए दिखाई दिए। ये 3 नेत्रों वाली दुनिया की चेतना की गर्जना थी, यह महसूस करते हुए कि 3 जन्मजात दिव्य आत्माएं उसके नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर रही थीं। 3 आंखों वाली दुनिया की चेतना के लिए यह बिल्कुल अस्वीकार्य था। तथापि यद्यपि इस समय त्रिनेत्र विश्व की चेतना अत्यंत उग्र थी, तथापि 3 जन्मजात दिव्य आत्माओं का प्रतिरोध और भी प्रबल हो गया। अंततः 3 जन्मजात दिव्य आत्माओं की आकृतियों से अलग अलग रंग की रोशनी की 3 किरणें फूट पड़ी और सीधे लू शेन के हाथों में आ गिरी। इस पल 3 नेत्रों वाली दुनिया की चेतना पूरी तरह से क्रोधित थी। बिजली की अनगिनत कौंधे तीनों जन्मजात दिव्य आत्माओं पर गिरी, मानो गद्दारों को दंड दे रही हो। लू शेन के हाथ में विशेष ऊर्जा के 3 पिंड चुपचाप तैर रहे थे, और इस समय लू शेन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है अंत में हमारी अंतिम लड़ाई में मुझे थोड़ी बढ़त मिलेगी। जैसे ही ये शब्द निकले, लू शेन का हाथ कसकर बंद हो गया और तुरंत ही ऊर्जा के 3 पिंड उसकी तीसरी आंख में समाहित हो गए। बस बस बस। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हल्की सी गुनगुनाहट गूंज रही थी, साथ ही पीछे से एक अत्यंत भयावह आभा फूट रही थी। स्टार रिवर स्टार सिस्टम में सेलेस्टियल ब्रिलियंस स्टार के भीतर लू शेन के असली रूप ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और 7वें स्तर के ब्रह्मांडीय जीवन के लिए अद्वितीय आभा फूट पड़ी, जिससे पूरे आकाशीय चमक सितारे ने एक अत्यंत तीव्र ऊर्जा तरंग उत्सर्जित की। अंततः मैं नीचे उतर सकता हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, एक विशेष ऊर्जा फूट पड़ी जो अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों की ओर बढ़ गई। और 3 आंखों वाली दुनिया में लू शेन के पीछे का प्रेत भी पूरी तरह से जम गया, और इस क्षण अचानक उसकी आंखें खुल गईं। मार्शल भगवान पूरी तरह से उतर आया है। समय रक्त से लथपथ प्रेत ने अपनी आंखें खोली, उन आंखों में स्पष्ट रूप से मानवीय भावनाओं की झलक थी। मार्शल भगवान संप्रदाय के कई विशेषज्ञों ने खून से लथपथ उस प्रेत को देखा जिसने अपनी आंखें खोली थीं, उनके चेहरे पर तुरंत उत्तेजना छा गई। मार्शल भगवान उतर आए हैं। संप्रदाय नेता ने सचमुच मार्शल भगवान को बुलाया। ये कैसी जन्मजात दिव्य आत्मा है, केवल मार्शल भगवान ही एकमात्र सच्चे भगवान है। मार्शल भगवान के सामने तथाकथित जन्मजात दिव्य आत्मा का कोई मतलब नहीं है। एक एक करके मार्शल भगवान संप्रदाय के विशेषज्ञ उत्साह में चिल्लाए, उनकी आंखें उत्साह से भर गईं। ये ज्ञात होना चाहिए कि पोषण करने वाली ईश्वर तकनीक के तहत जिन दिव्य आत्माओं के साथ उन्होंने संवाद किया, वे सभी लू शेन का सार थीं। अब जबकि सार तत्व प्रेत में उतर चुका था, स्वाभाविक रूप से उन्होंने इसे मार्शल भगवान के आगमन के रूप में माना। इस दुनिया की बाधाएं तोड़ दी जानी चाहिए। लू शेंग ने शांति से आकाश की ओर देखा, फिर भी उसने देखा कि रक्त से सनी छाया धीरे धीरे अपनी हथेली उठा रही है और अपनी तर्जनी उंगली आकाश की ओर बढ़ा रही है। एक बार फिर से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान भिनभिनाने वाली ध्वनियों से भर गया। हवा के अंतहीन झोंकों के साथ भयंकर गड़गड़ाहट हो रही थी।
इस क्षण त्रिनेत्र विश्व की चेतना ने विलाप की एक श्रृंखला निकाली। यद्यपि तीन आंखों वाली दुनिया की चेतना के बारे में जागरूकता बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी वह लू शेन के सार को प्रेत में उतरते हुए स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। ये लड़ाई अंततः वह हार गई। विश्व चेतना के विलाप की गूंज के साथ तीनों संप्रदायों के विशेषज्ञों और संबद्ध विशेषज्ञों ने भी स्पष्ट रूप से उदासी की लहरों का अनुभव किया। उनका शिविर पहले ही मौन में डूब चुका था। इस समय दोनों पक्षों के बीच एक ध्रुवीय उलटफेर पहले ही हो चुका था। धमाका! प्रेत की उंगली से एक लाल रंग की ऊर्जा फूट पड़ी, जो आकाश पर गिरकर तुरंत ही पूरे आकाश में फैल गई। इस भयानक शक्ति के प्रभाव में आकाश से अंडे के छिलकों के टूटने जैसी आवाजें आने लगीं। दरार! ये तीखी ध्वनियां स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंज रही थीं, तथा विश्व चेतना के विलाप के साथ प्रतिध्वनित हो रही थीं। ये सब पूरा करने के बाद लू शेन की अभिव्यक्ति शांत रही। न तो तीन आंखों वाली दुनिया की चेतना से शोक और न ही तीन आंखों वाले प्राणियों द्वारा दिखाए गए दुख ने लू शेन को प्रभावित किया। तीन आंखों वाली दुनिया मेरे लिए अंततः एक विदेशी जाति है। इस ब्रह्मांड में जो लोग मेरी तरह के नहीं हैं, उनके इरादे हमेशा अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं रक्तस्थी जाति के रूप में ऐसा नहीं कर सकता कि प्राणियों की एक पूरी जाति को खत्म कर दूं। लू शेन ने धीरे से कहा, तो फिर दिव्य दानव तकनीक के साथ इस दुनिया को मेरा प्रशिक्षण मैदान बनने दो। लू शेन की आकृति आकाश के ऊपर प्रकट हुई। उसके सार के अवतरण ने लू शेन की धारणा को उसकी सीमा तक पहुंचा दिया। एक पल में उसने शून्य के भीतर तीन आंखों वाली दुनिया की छिपी चेतना को ठीक से पा लिया। एक कदम आगे बढ़ते हुए लू शेन ने अपना हाथ उठाया और शून्य के उस हिस्से को तोड़ दिया, जिससे तुरंत ही उसके भीतर छिपी हुई अराजक ऊर्जा प्रकट हो गई। उस अराजक ऊर्जा से शोकपूर्ण चीखों की एक श्रृंखला निकली, जो तीव्र और भेदी थी, जो लू शेन के दृष्टिकोण को रोकती हुई प्रतीत हुई। इसके अलावा लू शेन के चारों ओर ऊर्जा का द्रव्यमान लगातार विस्फोटित होता रहा। फिर भी ये ताकतें अंततः लू शेन को प्रभावित नहीं कर सकी। लू शेन की उंगली हल्के से विश्व चेतना पर पड़ी, जिससे उस अराजक ऊर्जा के भीतर रक्त की बूंद का निशान तुरंत प्रकट हो गया। छाप के उभरने के साथ तीन आंखों वाली दुनिया की चेतना धीरे धीरे शांत हो गई। लू शेन के प्रति प्रतिरोध की भावनाएं अभी भी फैलने के बावजूद प्रतिरोध की कोई कार्रवाई नहीं की गई, केवल इसलिए कि इस छाप के तहत तीन आंखों वाली दुनिया की चेतना अब लू शेन को थोड़ा भी हिला नहीं सकती थी। निश्चिंत रहें, दिव्य दानव तकनीक विश्व चेतना के लिए एक दुष्ट दानव तकनीक के रूप में दिखाई दे सकती है, लेकिन मेरा उद्देश्य न तो आपको नष्ट करना है और न ही आपको परिष्कृत करना है। हमारे बीच का रिश्ता केवल पारस्परिक उपयोग का है। मैं तुम्हें अपनी दिव्य दानव तकनीक का अभ्यास करने के लिए उपयोग करता हूं, जबकि तुम मेरी शक्ति का उपयोग पूरे तीन आंखों वाले विश्व की रक्षा के लिए भी कर सकते हो। लू शेन ने धीरे से कहा। तीन आंखों वाली दुनिया की चेतना को यह नहीं पता था कि वह समझती है या नहीं, लेकिन वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसकी चेतना के भीतर प्रतिरोधी भावनाएं लगातार कमजोर हो रही हैं। यह देखकर लू शेन धीरे से मुस्कुराया। उसका शरीर शून्य के विस्तार में विलीन हो गया। पुनः प्रकट होते हुए लू शेन पहले ही पिछले युद्ध क्षेत्र में लौट चुका था। गंभीर रूप से घायल मार्शल गॉड संप्रदाय के विशेषज्ञों को देखते हुए, उनकी उत्कट निगाहों का सामना करते हुए लू शेन ने गहरी सांस ली। आज से मैं एक दिव्य आत्मा हूं। नाम कानून के मार्शल देवता। वह मधुर आवाज स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंज उठी। एक लहर के साथ लू शेन द्वारा पहले लिए गए मार्शल गॉड ब्लडस्टोन अब उभरे और प्रत्येक मार्शल गॉड संप्रदाय विशेषज्ञ के शरीर में सटीक रूप से गिर रहे थे। मार्शल गॉड ब्लडस्टोन्स प्राप्त करने पर उनकी चोटें और कमजोर आभा तुरंत ठीक हो जाती हैं, यहां तक कि वे पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो जाते हैं। कानून का मार्शल भगवान। एक एक करके मार्शल भगवान संप्रदाय के विशेषज्ञों ने लू शेन को उत्सुकता से देखा और जोर से चिल्लाने लगे। लू शेन मंद मंद मुस्कुराया और उसकी नजर एक बार फिर तीनों संप्रदायों के शिष्यों और तीन संप्रदाय गठबंधन के शक्तिशाली सदस्यों पर पड़ी। शायद लू शेन की नजर को भांपकर ही इन तीन आंखों वाले जीवों के चेहरे पर डर के भाव उभरे। भय की भावना फैल गई। आज से मार्शल गॉड संप्रदाय दुनिया में नंबर 1 संप्रदाय होगा। जो कोई भी मार्शल गॉड संप्रदाय में शामिल होना चाहता है, वह प्रवेश कर सकता है। मार्शल गॉड संप्रदाय बिना किसी भेदभाव की शिक्षा देता है। उत्कृष्ट प्रतिभा वाले लोगों को उनकी साधना में सहायता के लिए मार्शल गॉड ब्लडस्टोन से पुरस्कृत किया जाएगा, और जिनकी योग्यता उल्लेखनीय होगी, उन्हें भी मार्शल गॉड ब्लडस्टोन प्राप्त होगा। लू शेन की आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी, जिससे तीनों संप्रदायों के शिष्यों और मजबूत व्यक्तियों को शांति मिली, जो पहले अपने डर से व्याकुल थे।
उन्होंने लू शेन की ओर देखा, जिसकी आकाश में अत्यंत भयानक आभा थी, और अचानक सोचा, शायद मार्शल गॉड संप्रदाय में शामिल होना और मार्शल गॉड के साथ संबंध स्थापित करना इतना बुरा विचार नहीं था। यह विचार लू शेन के मन में 3 आंखों वाली दुनिया के बारे में जागरूकता अंकित होने के कारण आया। 3 आंखों वाली दुनिया की वर्तमान विश्व चेतना ने अब लू शेन का विरोध नहीं किया और यहां तक कि उसकी सहायता भी शुरू कर दी। परिणामस्वरूप ये 3 आंखों वाले प्राणी स्वाभाविक रूप से मार्शल भगवान और मार्शल भगवान संप्रदाय के प्रति कम प्रतिरोधी थे। ये सब पूरा करने के बाद लू शेन शेष शिष्यों के साथ मार्शल भगवान संप्रदाय के क्षेत्र में लौट आया। मार्शल गॉड संप्रदाय के चौक में खड़े होकर लू शेन की नजर संप्रदाय के शक्तिशाली सदस्यों पर पड़ी। लू शेन की निगाहों से मिलते ही मार्शल गॉड संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य ने उनकी ओर उत्साहपूर्ण दृष्टि से देखा। केवल ये तथ्य कि लू शेन ने पौराणिक 3 जन्मजात दिव्य आत्माओं को पराजित किया था, मार्शल भगवान संप्रदाय के शिष्यों को पागल करने के लिए पर्याप्त था। विशेषकर अब जबकि मार्शल गॉड संप्रदाय 3 आंखों वाली दुनिया में नंबर 1 संप्रदाय बन गया था। इससे न केवल शिष्यों को बल्कि प्राचीनों को भी हार्दिक गर्व महसूस हुआ। आखिरकार वे मार्शल भगवान संप्रदाय का हिस्सा थे। संप्रदाय के नेता को बोलने दो, तीनों बुजुर्ग जोर से चिल्लाए। इस क्षण में मार्शल भगवान संप्रदाय के बुजुर्ग और शिष्य भी एक के बाद एक बोलने लगे। संप्रदाय के नेता को बोलने दो। इस समूह की बातें सुनकर लू शेंग मंद मंद मुस्कुराया और इस समय उसके मुंह के कोनों पर मुस्कुराहट फैल गई। अब मार्शल गॉड संप्रदाय पहले से ही दुनिया में नंबर 1 संप्रदाय है, लेकिन चूंकि हम नंबर 1 हैं, इसलिए मार्शल गॉड संप्रदाय को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। विश्व का संतुलन बनाए रखना और विश्व व्यवस्था को संरक्षित रखना हमारे मार्शल भगवान संप्रदाय की अपरिहार्य जिम्मेदारी है, लू शेंग ने गंभीरता से कहा। आखिरकार त्रिनेत्र विश्व की चेतना लू शेंग द्वारा पहले ही अंकित की जा चुकी थी और वर्तमान त्रिनेत्र विश्व उसका उपनिवेश था। अगर संतुलन बिगड़ा तो ये लू शेंग के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए ये कार्य मार्शल भगवान संप्रदाय के शिष्यों और बुजुर्गों के कंधों पर आ गया। हम संप्रदाय नेता के आदेश का ईमानदारी से पालन करेंगे, मार्शल भगवान संप्रदाय के शक्तिशाली सदस्यों ने एक के बाद एक जवाब दिया। फिर लू शेंग ने कुछ मार्शल गॉड ब्लड स्टोन निकाले और उन्हें तीनों बुजुर्गों को सौंप दिया। अब से मार्शल गॉड संप्रदाय लगातार विकास कर सकता है और उसे अन्य संप्रदायों को दबाने की आवश्यकता नहीं है। याद रखें, संतुलन, लू शेंग ने निर्देश दिया। दुनिया भर में संसाधनों का संचय करने का लू शेंग का पिछला इरादा सिर्फ दुनिया की चेतना का मुकाबला करना था। अब चूंकि दुनिया की चेतना लू शेंग की थी, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए स्थिर विकास ही पर्याप्त होगा। तीनों बुजुर्गों ने एक के बाद एक जवाब दिया और ये देखकर लू शेंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया और उसकी आकृति मार्शल गॉड सेक्ट वर्ग से गायब हो गई। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो वह मार्शल गॉड संप्रदाय के शिखर पर खड़ा था और पूरे संप्रदाय और त्रिनेत्रीय विश्व को देख रहा था। लू शेंग ने धीरे से कहा, शायद अब लौटने का समय हो गया है। जैसे ही लू शेंग ने कहा, तीसरी आंख तुरंत उसके शरीर से अलग हो गई और लू शेंग के अवतार की सुरक्षा के बिना वू तियानियों का शरीर टुकड़ों में टूट गया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गायब हो गया। ... मार्शल अमर विला दिव्य दीप्ति सितारा। शून्य से एक रक्त रंग का क्रिस्टल पत्थर उभरा और लू शेंग के शरीर में विलीन हो गया। इस रक्त रंग के क्रिस्टल पत्थर के विलय के साथ लू शेंग की आभा अत्यंत भयानक गति से बढ़ने लगी। कौन जानता है कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन लू शेंग, जो दिव्य दीप्ति तारे में ध्यान कर रहा था, ने अचानक इस समय अपनी आंखें खोली। उमड़ती हुई आभा फूट पड़ी, जिससे आकाशीय दीप्ति तारे के भीतर अशांति की लहरें उत्पन्न हो गईं। एक विचार के साथ सिस्टम पैनल लू शेंग के दृष्टि क्षेत्र में प्रकट हुआ। नाम लू शेंग, व्यवसाय मार्शल आर्टिस्ट, क्षेत्र दिव्य आत्मा क्षेत्र 29/100, अनंत राग सम्राट का अधिकार 66100 रोड्स LV4, दाव अंतर्दृष्टि 78100 रोड्स LV2। खेती प्रगति 29 तक पहुंच गई है। अपने सामने सिस्टम पैनल को देखते हुए लू शेंग की आंखों में एक चमक चमक उठी। 7वें क्षेत्र के मध्य चरण से केवल एक कदम दूर। ये कितनी दुख की बात है कि 3 आंखों वाली दुनिया में अवतार 7वें लोक तक नहीं पहुंच सका, अन्यथा मैं 7वें लोक के मध्य चरण तक पहुंच गया होता, शायद उससे भी आगे। लू शेंग ने कुछ अफसोस के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, हालांकि मैं 7वें चरण के मध्य तक नहीं पहुंच सका, लेकिन ये 3 आंखों वाली दुनिया में से एक दुनिया की फसल मात्र है। 3 नेत्रों वाली दुनिया का स्तर अपेक्षाकृत कम है।
इस बिंदु तक पहुंचना पहले से ही काफी अच्छा है। इसके अलावा 3 नेत्रों वाली दुनिया की चेतना पहले से ही मेरी छाप से चिन्हित है और अब से यह मुझे निरंतर साधना प्रगति प्रदान करेगी। इसके साथ ही 7वें चरण के मध्य तक पहुंचना बस समय की बात है। लू शेंग ने हल्का सा मुस्कुराया और काफी सहज महसूस किया। इस दृष्टिकोण से दिव्य दानव तकनीक की साधना वास्तव में अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक है, विशेष रूप से किसी विश्व पर पुनर्तः महारत हासिल करने के बाद। यदि मैं और अधिक विश्वों पर महारत हासिल कर सकूं, तो मेरी साधना की गति कई गुना बढ़ जाएगी। सिस्टम पैनल को बंद करने के बाद लू शेंग स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल के एक हरे पत्ते पर पालथी मारकर बैठ गया और विचारों में खो गया। ये तीव्र साधना पद्धति तथापि विश्वों पर प्रभुत्व स्थापित करने पर आधारित है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दिव्य दानव तकनीक को विश्व चेतना से तथा यहाँ तक कि सामूहिक चेतना समूहों से भी इतना प्रबल प्रतिरोध प्राप्त होता है। मुझे भाग्यशाली माना जाता है केवल उन विश्व चेतनाओं के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी स्थिति में। अगर कोई और होता तो वह विश्व चेतना और दुनिया के भीतर के प्राणियों को पूरी तरह से गुलाम बना लेता। जब लू शेंग बोल रहा था तो वह अपना सिर धीरे से हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। चून की 3 आंखों वाला विश्व अब मेरे नियंत्रण में है। मैं इसे अब 3 आंखों वाला विश्व नहीं कह सकता। चलो इसे मार्शल गॉड वर्ल्ड कहते हैं। लू शेंग होश में आया और हल्का सा मुस्कुराया। मार्शल गॉड वर्ल्ड की तुलना मानव संघ से नहीं की जा सकती, जिसमें 6 प्रमुख आकाशगंगाएं हैं। ये सिर्फ एक ही दुनिया है, ज्यादा शक्तिशाली नहीं। वरना लू शेंग मार्शल गॉड वर्ल्ड की चेतना को हरा नहीं पाता। हालांकि यदि मार्शल गॉड वर्ल्ड जैसा एक भी ग्रह विश्व चेतना को जन्म दे सकता है, तो क्या मानव संघ द्वारा नियंत्रित 6 प्रमुख आकाशगंगाओं में भी विश्व चेतना की क्षमता है? अचानक लू शेंग के मन में ऐसा संदेह प्रकट हुआ। क्या विश्व चेतना का जन्म किसी एक ग्रह से हुआ है या ये किसी पूरे समूह द्वारा अधिकृत क्षेत्र में प्रकट हुई है? जब यह विचार उसके मन में आया तो लू शेंग के भीतर एक अंतहीन जिज्ञासा जागृत हो गई। कुछ देर सोचने के बाद लू शेंग उत्तर जानने के लिए और भी उत्सुक हो गया। शायद वरिष्ठ सम्राट बाय मुझे ज्ञान दे सकें। लू शेंग ने थोड़ा मुस्कुराया, फिर सम्राट बाय से संपर्क करने के लिए श्वेत सम्राट के आदेश का उपयोग किया। श्वेत सम्राट के आदेश के शून्य के भीतर लू शेंग और सम्राट बाय की आकृतियां धीरे धीरे प्रकट हुई। ओह! लू शेंग को पहली नजर में ही सम्राट बाय की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। आप तो लगभग 7वें चरण के मध्य में पहुंच चुके हैं। लू शेंग पर आभा को महसूस करने पर सम्राट बाय तीव्र साधना गति पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ये ध्यान देने योग्य है कि सम्राट बाय को लू शेंग को देखे हुए 10 साल से भी कम समय हुआ था और लू शेंग 7वें चरण की शुरुआत से 7वें चरण के मध्य तक लगभग आगे बढ़ चुका था। क्या आप दिव्य दानव तकनीक की साधना कर रहे हैं? एक गैलेक्टिक जीवन रूप होने के नाते उन्होंने एक नज़र में लू शेंग के 7वें चरण के मार्ग को पहचान लिया। लू शेंग ने इसे छिपाने का इरादा नहीं किया और शांति से सिर हिला दिया। सम्राट बाय ने लू शेंग को गहरी नजर से देखा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस पूछा, बोलो क्या बात है जो तुम्हें मेरे पास लाए है? लू शेंग के साधना पथ के बारे में यदि लू शेंग ने सम्राट बाय को अपना गुरु मान लिया होता तो सम्राट बाय कुछ कह सकते थे, लेकिन चूंकि लू शेंग ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए सम्राट बाय चुप रहे। लू शेंग ने तब सम्राट बाय को मार्शल गॉड वर्ल्ड की विश्व चेतना के बारे में बताया और विश्व चेतना की प्रकृति के बारे में पूछा। ये सुनकर सम्राट बाय ने एक क्षण विचार किया और फिर धीरे से बोले, विश्व चेतना का सार किसी प्रकार का जीवन रूप नहीं है, बल्कि यह किसी विश्व या समूह के लिए आत्ममोचन का एक तरीका है, जिससे वह ब्रह्मांड में जीवित रहने के अपने अधिकार को सुरक्षित कर सके। विश्व चेतना का अस्तित्व अत्यंत विशिष्ट है। इसका कोई मूर्त शरीर नहीं है और यह वायु या व्यापक ऊर्जा की तरह है जो पूरे विश्व या समूह में फैलती है। बिना किसी बाहरी खतरे के सुरक्षित और तीव्र विकास की अवधि के दौरान आपको इसकी उपस्थिति का लगभग एहसास ही नहीं होगा। लेकिन जब किसी विश्व या समूह को बाहरी दुनिया या किसी ब्रह्मांडीय विदेशी जाति के आक्रमण से खतरा होता है, तो विश्व चेतना स्वयं प्रकट होती है और आत्म मुक्ति का कार्य करती है। सम्राट बाय की बात सुनकर लू शेंग ने मार्शल गॉड वर्ल्ड में प्रवेश करते समय अपनी स्थिति पर विचार करना शुरू कर दिया। उस समय उनके अवतार को मार्शल गॉड वर्ल्ड द्वारा एक आक्रमणकारी कॉस्मिक एलियन रेस के रूप में देखा गया था, इसलिए वह एक घुसपैठिए के रूप में विश्व चेतना की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। हालांकि मार्शल गॉड वर्ल्ड के प्राणी यदि विश्व चेतना से प्रभावित नहीं होते तो वे इसके अस्तित्व पर ध्यान भी नहीं देते। इस समय सम्राट बाय की आवाज जारी रही, विश्व चेतना के जन्म में कई कारक शामिल हैं,
जैसे कि जीवमंडल, भूवैज्ञानिक गतिविधियां और वायुमंडलीय विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जो एक अराजक संगणना प्रणाली का निर्माण करते हैं। आप विश्व चेतना को कंप्यूटर के अंदर एक संगणन प्रणाली या रोबोट के अंदर एक एआई चेतना के रूप में मान सकते हैं, जो विशिष्ट नियमों और एल्गोरिदम के माध्यम से संचालित होती है। पारभौतिक रूपों में सूचना का एकीकरण क्वांटम टनलिंग प्रभावों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। चूंकि प्रत्येक विश्व और समूह की स्थिति भिन्न होती है, इसलिए विश्व चेतना एक दूसरे से भिन्न रूप में प्रकट होगी। आपने जिस मार्शल गॉड वर्ल्ड का उल्लेख किया है, उसे उदाहरण के रूप में लें। एकल विश्व के रूप में इसकी अनूठी स्थिति के कारण यह एक विशिष्ट कंप्यूटेशनल मॉडल बनाता है, जिससे इसके भीतर की चेतना अधिक स्पष्ट हो जाती है। विशेष रूप से तब जब आप इस कंप्यूटेशनल प्रणाली में प्रवेश कर चुके हैं और इसका हिस्सा बन चुके हैं, फिर भी मूलतः एक घुसपैठिया बने हुए हैं, जिससे आप विश्व चेतना को इतनी स्पष्टता से महसूस कर सकते हैं। सम्राट बाई की बात सुनते हुए लू शेंग अपनी सहमति जताने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि विश्व चेतना से संबंधित कई कारक हैं। सम्राट बाई की आवाज जारी रही, मानव संघ में वास्तव में विश्व चेतना का भी अस्तित्व है। ये सुनकर लू शेंग की जिज्ञासा और भी तीव्र हो गई, और वह सम्राट बाई की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका, केवल उसे शांति से कहते हुए सुनने के लिए। जब मानव संघ ने अंतर्तारकीय अन्वेषण के युग में प्रवेश किया, तो उसे एक ब्रह्मांडीय एलियन जाति के आक्रमण का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से गैलेक्टिक जीवन रूप के आक्रमण का, जिसे प्रलय दिवस तारा के रूप में जाना जाता है। उस समय मानव संघ के भीतर विश्व चेतना ने बड़े पैमाने पर प्रतिरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः आरोहण के भगवान का उदय हुआ। ये कहा जा सकता है कि आरोहण के भगवान अनेक मानव ऋषियों की चेतनाओं का एक समामेलन है, तथा अनिवार्यतः मानव संघ की विश्व चेतना द्वारा प्रेरित एक उपोत्पाद भी है। बाद में जब मानव संघ का संकट हल हो गया और गैलेक्टिक जीवन रूप की उपस्थिति के साथ गैलेक्टिक जीवन रूप के संरक्षण में मानव संघ को शायद ही कभी बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा, इसलिए विश्व चेतना निष्क्रिय हो गई। इस प्रकार आमतौर पर लोग मानव संघ की विश्व चेतना के अस्तित्व को नहीं समझ पाते। केवल एक दुर्गम संकट के सामने ही मानव संघ के भीतर के प्राणी इसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और इस प्रकार इससे प्रेरित होकर प्रतिरोध कर सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। ये शब्द सुनकर लू शेंग सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ये कहना होगा कि एक गैलेक्टिक जीवन रूप के रूप में सम्राट बाई के पास जो ज्ञान था वह विशाल था। कुछ ही शब्दों ने लू शेंग के संदेहों का उत्तर दे दिया। वरिष्ठ सम्राट बाई, ये वह जानकारी है जो मैंने मार्शल गॉड वर्ल्ड की खोज करते हुए एकत्र की है। मुझे नहीं पता कि यह स्कूल के लिए उपयोगी होगी या नहीं। जैसे ही उन्होंने बात की, लू शेंग ने सम्राट बाई के साथ मार्शल गॉड वर्ल्ड के बारे में जानकारी साझा करने की तैयारी की। आखिरकार सम्राट बाई ने उनके सवालों का जवाब दे दिया था, और लू शेंग खाली हाथ नहीं आ सकते थे और उन्हें कुछ सम्मान दिखाने की जरूरत थी। हालांकि मार्शल गॉड वर्ल्ड के बारे में जानकारी का सामना करते हुए सम्राट बाई ने बस मुस्कुराकर उसे टाल दिया। ठीक है, मुझे ये बातें बताने की कोई जरूरत नहीं है। मानव संघ से परे की दुनियाएं, विशेष रूप से अज्ञात ब्रह्मांडीय क्षेत्रों में स्थित दुनियाएं, मानव संघ के लिए बहुत कम महत्व रखती हैं। उनके बारे में जानने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विशेषकर तब जब वे विश्व 7वें चरण तक भी नहीं पहुंचे हों। इसे स्कूल को सौंपने के बजाय इसे अपने पास रखना बेहतर होगा। चूंकि आप दिव्य दानव तकनीक के मार्ग पर चल चुके हैं, इसलिए आपको उन दुनियाओं को और भी अधिक छिपाकर रखना चाहिए जहां आप उतरे हैं। अन्यथा यदि किसी बुरे इरादे वाले व्यक्ति को पता चल गया, तो वे आपके नियंत्रण वाली दुनिया को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे तथा आपके भविष्य के मार्ग को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। लू शेंग के दिल में एक ठंडक दौड़ गई, उसके मन में भय की भावना चुपचाप उभर आई। वह इस महत्वपूर्ण बिंदु को लगभग भूल ही गया था, और यदि सम्राट बाई की याद न दिलाई जाती, तो लू शेंग ने शायद इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता। अपने दिल में बेचैनी को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए लू शेंग का विचार थोड़ा बदल गया और उसने सीधे मार्शल गॉड वर्ल्ड के बारे में सभी जानकारी और रिकॉर्ड को हटा दिया जो लंबे समय से उसकी घड़ी पर अपलोड किए गए थे। ये सब करने के बाद लू शेंग ने अंततः राहत की सांस ली। वरिष्ठ, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। लू शेंग ने सम्राट बाई के प्रति कृतज्ञता भरी मुस्कान व्यक्त की। सम्राट बाई ने हल्के से मुस्कुराकर कुछ और नहीं कहा तथा हाथ हिलाकर श्वेत सम्राट के आदेश के भीतर गायब हो गए। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के एक गैलेक्टिक लाइफ फॉर्म के रूप में लू शेंग के सवालों का जवाब देने के लिए समय निकाल पाना एक महत्वपूर्ण संकेत था। ये स्पष्ट था कि सम्राट बाई लू शेंग को बहुत महत्व देते थे।
सम्राट बाई को श्वेत सम्राट के आदेश के अंतरिक्ष में गायब होते देख लू शेंग ने एक गहरी सांस ली और उसकी आकृति भी श्वेत सम्राट के आदेश को छोड़कर वास्तविकता में लौट आए। लू शेंग स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल के हरे पत्ते पर पालथी मारकर बैठ गया, उसकी आंखों में चिंतन की झलक उभर रही थी। सम्राट बाई के शब्दों के अनुसार दिव्य दानव तकनीक की साधना में लोगों पर पकड़ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि वे नष्ट हो जाएं, तो इस तकनीक की साधना करने वालों के लिए यह बहुत बड़ी क्षति होगी। तथापि इस समय लू शेंग की आंखों में एक चमक चमक उठी, साथ ही उसका मुंह भी हल्का सा ऊपर की ओर उठा। जब तक अधिक संसारों पर अधिकार किया जाता है, भले ही कई नष्ट हो जाएं, इससे दिव्य दानव तकनीक की साधना की नींव को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए अगले साधना दृष्टिकोण को अभी भी अन्य दुनियाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। दिव्य दानव तकनीक की मेरी वर्तमान साधना के लिए उपयुक्त अधिक दुनियाओं की तलाश करना और मार्शल देव विश्व पद्धति के अनुसार उन्हें एक एक करके मेरी साधना कॉलोनियों में बदलना। इस तरह विभिन्न विश्वों से प्राप्त फीडबैक से न केवल मेरी साधना में तेजी से सुधार होगा, बल्कि कुछ व्यक्तियों को मेरी साधना पथ पर स्थित कुछ विश्वों में तोड़फोड़ करने से भी रोका जा सकेगा। लू शेंग धीरे धीरे शांत हो गया और अन्य नई दुनियाओं का पता लगाने की तैयारी करने लगा। मार्शल गॉड वर्ल्ड की खोज से अनुभव प्राप्त करने के बाद लू शेंग अब पहले की तरह लापरवाह नहीं था। उसके हाथ की एक लहर से लू शेंग के सामने रक्त की 100 बूंदें तैर गईं, प्रत्येक बूंद में एक अत्यंत शक्तिशाली आभा थी। इस रक्त के भीतर की आभा चौथे चरण के प्रारंभिक ट्रांसेंडेंट के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सकती है। यद्यपि मार्शल गॉड विश्व अपेक्षाकृत कमजोर है, मार्शल गॉड विश्व चेतना द्वारा आत्मसात किए गए मार्शल गॉड रक्त पत्थर एक असाधारण अद्वितीय अस्तित्व है, जो विश्व चेतना के प्रतिरोध को बहुत कमजोर करने में सक्षम है, जिससे अन्य दुनियाओं तक बेहतर पहुंच संभव हो पाती है। लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया और एक विचार के साथ रक्त की 100 बूंदें तुरंत मार्शल गॉड ब्लड स्टोन्स के रूप में परिवर्तित हो गईं। फिर लू शेंग ने असेंशन गुटों से सुपर लंबी दूरी की यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन सरणी निकाली। लू शेंग ने चौथे चरण के शुरुआती स्तर के मार्शल गॉड ब्लड स्टोन्स को सुपर लॉन्ग डिस्टेंस रैंडम टेलीपोर्टेशन एरे में डाल दिया। पल भर में एरे सक्रिय हो गया, शून्य को चीरता हुआ मार्शल गॉड ब्लड स्टोन्स को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। कई दिनों बाद दिव्य दीप्तिमान तारे पर स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल के एक हरे पत्ते पर लू शेंग की भौहों के बीच एक हल्की सी थकान थी। लू शेंग अपनी भौं रगड़ने से खुद को नहीं रोक सका, वह कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। बहुत दिन हो गए हैं और मैंने मार्शल गॉड ब्लड स्टोन्स के कई बैचों को बिना किसी परिणाम के बिखेर दिया है। भले ही मैं 7वें चरण के मध्य के बहुत करीब हूं, लेकिन चौथे चरण के आरंभिक चरण के बराबर इतने सारे ब्लड स्टोन्स को लगातार बिखेरना मेरे लिए बहुत थका देने वाला है। लू शेंग ने अत्यंत असहाय होकर कहा। इन दिनों मार्शल गॉड ब्लड स्टोन्स के पहले बैच को फैलाने के अलावा लू शेंग ने क्रमिक रूप से कई और बैचों को फैलाया था। इससे लू शेंग की आभा कुछ कम हो गई। इससे उबरने में काफी समय लगेगा। आखिरकार बिखरे हुए मार्शल गॉड ब्लड स्टोन्स को या तो किसी विश्व चेतना द्वारा सीधे मिटा दिया गया था या वे ऐसे ग्रहों पर गिर गए थे जहां कोई जीवन नहीं था। असेंशन गुटों से सुपर लंबी दूरी की यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन सरणी होने के बावजूद एक बार बिखर जाने के बाद जब तक वे विकसित नहीं हो जाते, उन्हें आसानी से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता था। केवल आउटगोइंग लेकिन इनकमिंग नहीं, इससे लू शेंग काफी असहज हो गया। ऐसा लगता है कि पहली बार मार्शल गॉड वर्ल्ड को खोजने की मेरी क्षमता पूरी तरह से अच्छे भाग्य के कारण थी, पहली कोशिश में ही इतनी उपयुक्त दुनिया को खोजने में सक्षम होना। ब्रह्मांड सचमुच बहुत विशाल है और यहाँ तक कि मानव संघ भी ऐसा कुछ नहीं है जिसका मैं पूरी तरह से अन्वेषण कर सकूं। इसके अलावा रक्तस्थी जाति, शून्य की जाति और मानव संघ द्वारा अन्वेषण किए गए अन्य क्षेत्रों द्वारा अन्वेषण किए गए क्षेत्र हैं। साथ ही ऐसे विशाल क्षेत्र भी हैं जिनका मानव संघ द्वारा अभी तक अन्वेषण नहीं किया गया है। और इतने बड़े क्षेत्र में दिव्य दानव तकनीक की मेरी साधना के लिए उपयुक्त जीवन क्षेत्र या यहाँ तक कि एक उपयुक्त जाति को खोजना एक अकल्पनीय रूप से कठिन कार्य है। लू शेंग ने अपना माथा रगड़ते हुए और विचारमग्न होते हुए कहा। अनायास ही लू शेंग को अपने पहले अन्वेषण के दौरान अनुभव किए गए 2 अन्य जीवन क्षेत्र याद आ गए। जो दुनियाएं पहले नष्ट हो चुकी थीं, वे निस्संदेह मेरी साधना के लिए उपयुक्त थीं, लेकिन उनकी विश्व चेतना बहुत शक्तिशाली थी और उन्होंने तुरंत ही मेरे रक्त को मिटा दिया। उनमें से एक तो 9वीं अवस्था या संभवतः एक गैलेक्टिक जीवन रूप दुनिया लग रही थी।
इस दुनिया का और अधिक अन्वेषण नहीं किया जा सकता, क्योंकि नौवीं अवस्था या गैलेक्टिक जीवन रूप के स्तर तक पहुंचकर दूर से भी वे कारण और प्रभाव या कुछ विशेष साधनों का उपयोग करके मेरे रक्त का अनुसरण कर सकते थे और मेरे वास्तविक रूप को मिटा सकते थे। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि मैं अभी तक 7वें चरण के मध्य में भी नहीं पहुंचा हूं, भले ही मैं 8वें चरण तक पहुंच जाऊं। 9वें चरण के जीवन रूप और गैलेक्टिक जीवन रूप ऐसी चीज नहीं है जिन्हें मैं उत्तेजित कर सकूं। तो अब केवल दूसरी दुनिया ही बची है। लू शेन की आंखों में चिंतन की झलक दिखाई दी। दूसरी दुनिया ने भी मेरे खून को तोड़ दिया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से उतनी मजबूत नहीं थी जितनी कि 9वीं अवस्था की दुनिया के बारे में संदेह था। पूरी संभावना है कि यह 7वें स्तर पर है। मेरे रक्त का इसमें प्रवेश करना और नष्ट हो जाना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन अब जब मैं मार्शल गॉड ब्लडस्टोन के परिवर्तन को समझ गया हूं, तो शायद मैं इस विश्व चेतना के प्रतिरोध को कम कर सकता हूं। बोलते हुए लू शेन की आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। मार्शल गॉड ब्लडस्टोन में प्रबल छल कपट है, जो न केवल उन प्राणियों को धोखा देने में सक्षम है, बल्कि विश्व चेतना को भी आसानी से इसके द्वारा मूर्ख बनाया जा सकता है। उस मामले में लू शेंग ने एक बार फिर चौथे स्तर के मार्शल गॉड ब्लडस्टोन को बुलाया और पिछली दुनिया के ब्रह्मांड निर्देशांक सामने लाए। यद्यपि उसका खून उस दुनिया की विश्व चेतना द्वारा पहले ही बिखर चुका था, लू शेंग ने उन ब्रह्मांड निर्देशांकों को पहले ही दर्ज कर लिया था। फिर सुपर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से ब्रह्मांड निर्देशांक में प्रवेश करने के बाद लू शेंग ने सीधे इस चौथे स्तरीय मार्शल गॉड ब्लडस्टोन को लॉन्च किया। मार्शल गॉड ब्लडस्टोन अंतरिक्ष को भेदता हुआ तुरंत उस दुनिया के स्थान पर पहुंच गया। अंततः मार्शल गॉड ब्लडस्टोन सीधे उस दुनिया की ओर बढ़ गया। टकराना। जैसे ही मार्शल गॉड ब्लडस्टोन उस दुनिया के वातावरण के पास पहुंचा, एक अदृश्य शक्ति के अचानक विस्फोट ने इस चौथे स्तर के मार्शल गॉड ब्लडस्टोन को तुरंत नष्ट कर दिया। हालांकि लू शेन की आंखों में कोई निराशा नहीं दिखी, बल्कि एक चमक दिखाई दी। इस बार ये वास्तव में वायुमंडल के पास पहुंच गया। ये ध्यान देने योग्य है कि पहले लू शेन का रक्त विश्व चेतना द्वारा सीधे नष्ट होने से पहले ही दुनिया के पास पहुंचता था, लेकिन इस बार रक्त मार्शल गॉड ब्लडस्टोन में परिवर्तित हो गया, साथ ही मार्शल गॉड ब्लडस्टोन के भीतर बढ़ी हुई ताकत भी थी। ये वास्तव में इस दुनिया के वातावरण के करीब पहुंच गया। वास्तव में मार्शल गॉड ब्लडस्टोन की धोखेबाजी अभी भी विश्व चेतना को मूर्ख बना सकती है, लेकिन मार्शल गॉड ब्लडस्टोन में निहित शक्ति अंततः विश्व चेतना की शक्ति का सामना करने के लिए बहुत कम है। अगर यह विश्व चेतना की शक्ति का विरोध कर सके, शायद इस दुनिया में सीधे प्रवेश करना संभव होगा, जबकि विश्व चेतना थोड़े समय के लिए ऊर्जा की दूसरी लहर को जुटाने में असमर्थ है। लू शेन के चेहरे पर उत्साह के भाव दिखाई दिए और उन्होंने एक और मार्शल गॉड ब्लडस्टोन को बुलाया, इस बार छठे स्तर के शिखर पर शक्ति के साथ। इस मार्शल गॉड ब्लडस्टोन को बुलाने के बाद लू शेन की आभा स्पष्ट रूप से अधिक सुस्त हो गई। फिर भी लू शेन के चेहरे पर उत्साह छिपा नहीं सका। मैं इस दुनिया में सफलतापूर्वक प्रवेश कर पाऊंगा या नहीं, यह इस प्रयास पर निर्भर करता है। लू शेंग ने एक गहरी सांस ली, फिर इस मार्शल गॉड ब्लडस्टोन को टेलीपोर्टेशन एरे में डाल दिया, जिसका लक्ष्य उस दुनिया के ब्रह्मांड निर्देशांक थे, और टेलीपोर्टेशन को सक्रिय कर दिया। बज़ 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 अंतरिक्ष गूंज उठा। छठी श्रेणी का शीर्ष मार्शल गॉड ब्लडस्टोन अचानक उस दुनिया पर उतर आया। तुरंत ही वह इस संसार के वातावरण में प्रवेश कर गया। इसके साथ ही लू शेन की चेतना सीधे इस मार्शल गॉड ब्लडस्टोन से जुड़ गई, जिससे उसकी धारणा अधिकतम हो गई और उसने मार्शल गॉड ब्लडस्टोन की मदद से इस दुनिया का अवलोकन करना शुरू कर दिया। वातावरण में प्रवेश करते ही लू शेंग ने एक खतरनाक आभा को अपने ऊपर महसूस किया, जिसमें एक बढ़ती हुई शक्ति मार्शल गॉड ब्लडस्टोन के स्थान की ओर तेजी से बढ़ रही थी। लू शेंग ने गहरी सांस ली और इस दुनिया को देखने की पूरी कोशिश की। इस दुनिया में वे विदेशी जानवर और स्थानीय प्राणी ऊपर आकाश में रक्त रंग का एक उल्कापिंड देख सकते थे, जो आकाश में एक लाल इंद्रधनुष छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। जब लू शेंग इस दुनिया को करीब से देख रहा था, तो विश्व चेतना की शक्ति तुरंत मार्शल गॉड ब्लडस्टोन पर उतर आई। टकराना। मार्शल गॉड ब्लडस्टोन थोड़ा कांप गया और इस शक्ति के तहत ये सीधे टूट गया। यहां तक कि मार्शल गॉड ब्लडस्टोन की छठी श्रेणी की सर्वोच्च शक्ति के साथ भी इस विश्व चेतना के बल के तहत इसे भारी क्षति हुई। हालांकि भारी क्षति होने के बावजूद मार्शल गॉड ब्लडस्टोन गायब नहीं हुआ, इसके बजाय ये लगातार इस दुनिया की जमीन की ओर गिरता रहा। सफलता। लू शेन का दिल खुशी से भर गया। मार्शल गॉड ब्लडस्टोन वातावरण में लगातार जल रहा था और विश्व चेतना की शक्ति से उसे भारी क्षति भी पहुंच रही थी।
जब मार्शल गॉड ब्लडस्टोन जमीन पर गिरा तो वह पहले ही मिट्टी में गहराई तक धंसे एक छोटे से टुकड़े में तब्दील हो चुका था। छठी श्रेणी की शक्ति के चरम पर मार्शल गॉड ब्लडस्टोन केवल एक टुकड़े के रूप में समाप्त हो गया, और इस टुकड़े के भीतर की शक्ति केवल प्रथम स्तर के प्रारंभिक चरण में है। हानि बहुत बड़ी है। शेंग ने मार्शल गॉड ब्लडस्टोन के भीतर शेष शक्ति को महसूस किया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान देने से खुद को नहीं रोक सका। मार्शल गॉड ब्लडस्टोन, जिसमें कभी छठे स्तर के शिखर की शक्ति थी, इस विश्व चेतना के लक्ष्य के तहत पहले स्तर में प्रारंभिक प्रवेश के स्तर तक कम हो गया है और इसकी आभा लगातार खत्म हो रही है। लू शेंग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी की एक चमक चमक उठी। यद्यपि आभा लुप्त होती रहती है, ये दुनिया मार्शल गॉड ब्लडस्टोन के पतन के दौरान मैंने इसे मोटे तौर पर समझ लिया है। सातवें स्तर के ब्रह्मांडीय जीवन के रूप में लू शेंग ने अपने अवतरण के दौरान मूल रूप से इस दुनिया की सामान्य तस्वीर को एक साथ जोड़ दिया था। ये दुनिया कुछ हद तक विशेष है, इसमें कोई भी मानव प्राणी नहीं है, इसके बजाय ये पूरी तरह से विदेशी जानवरों द्वारा शासित है। ये विदेशी जानवर इस दुनिया के शासक हैं, या यूं कहें कि वे इस दुनिया के मूल प्राणी हैं। और इस दुनिया की ताकत मेरे पिछले अनुमान से मेल खाती है। ये सातवें स्तर से संबंधित होनी चाहिए। विश्व चेतना की ताकत 3 आंखों वाली दुनिया की तुलना में काफी मजबूत है, लेकिन कुल मिलाकर यह सातवें स्तर की ताकत से संबंधित है। हालांकि इस दुनिया में कोई मानव प्राणी नहीं है, लेकिन यहाँ के मूल जीव, उन विदेशी जानवरों ने स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई की उपस्थिति के कारण कुछ विशेष पारलौकिक शक्तियों में महारत हासिल कर ली है, और यहाँ तक कि काफी बुद्धिमत्ता भी विकसित कर ली है। यहाँ तक कि लू शेंग की आंखों में एक हल्की सी रोशनी चमक उठी। इस दुनिया में कुछ स्थानों पर ये विदेशी जानवर इकट्ठा होते हैं और जनजातियों के समान बस्तियां बनाते हैं। वास्तव में ब्रह्मांड विशाल है, जीवन क्षेत्र अनगिनत है, और सभी प्रकार के जीवन इस ब्रह्मांड में एकत्रित होते हैं। लू शेंग को मार्शल गॉड ब्लडस्टोन के पतन के दौरान देखे गए दृश्य याद आ गए, और वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए इस दुनिया को जानवरों का क्षेत्र कहें, और ये दुनिया मेरी दिव्य दानव तकनीक साधना के लिए दूसरी दुनिया भी होगी। यद्यपि मैं पशुलोक में उतर चुका हूँ, फिर भी पशुलोक की विश्व चेतना का मेरे प्रति द्वेष समाप्त नहीं हुआ है, यह अभी भी विद्यमान है। हालांकि मार्शल गॉड ब्लडस्टोन के धोखे पर भरोसा करते हुए अल्पावधि में जब तक मैं खुद को पूरी तरह से उजागर नहीं करता, तब तक ये ठीक रहेगा। लू शेंग ने हल्के से मुस्कुराया, फिर मार्शल गॉड ब्लडस्टोन की स्थिति का आकलन किया, लेकिन एक हल्की कड़वी मुस्कान प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। ये बुरा है, मार्शल गॉड ब्लडस्टोन पर बीस्ट रियल्म की चेतना ने हमला किया है। अब ये केवल एक बहुत छोटा टुकड़ा बचा है। इसकी शक्ति छठे स्तर के शिखर से घटकर वर्तमान प्रारंभिक प्रवेश स्तर पर आ गई है, और यहाँ तक कि मार्शल गॉड ब्लडस्टोन के विखंडन के कारण इसकी आभा लगातार क्षीण होती जा रही है। इस दर से ये बहुत जल्द ही मार्शल गॉड ब्लडस्टोन के भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, और मेरा अवतार पूरी तरह से गायब हो जाएगा। लू शेंग ने मार्शल गॉड ब्लडस्टोन की स्थिति का आकलन किया और सिरदर्द महसूस किया। छठे स्तर की शिखर ऊर्जा वाले मार्शल गॉड ब्लडस्टोन को अलग करना लू शेंग के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर जब लू शेंग पहले ही कई चौथे स्तर के मार्शल गॉड ब्लडस्टोन में विभाजित हो चुका था, तो कम समय में एक और छठे स्तर के शिखर मार्शल गॉड ब्लडस्टोन को विभाजित करना असंभव है। मुझे कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, क्योंकि मैं यहां तक पहुंच गया हूं, इसे भूल जाने से बहुत समय बर्बाद होगा। लू शेंग की धारणा ऊर्जा क्षय का समाधान खोजने की तैयारी में मार्शल गॉड ब्लडस्टोन के शेष टुकड़े के माध्यम से धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही लू शेंग ने अपनी धारणा को मुक्त किया, उसने देखा कि लगभग 20 सेंटीमीटर आकार की एक छिपकली चुपचाप उसके सामने प्रकट हुई। इसकी पुतलियों में मार्शल गॉड ब्लडस्टोन का टुकड़ा प्रतिबिंबित हुआ, और अगले ही पल पतली जीभ तेजी से बाहर निकली और सीधे मार्शल गॉड ब्लडस्टोन के टुकड़े को निगल गई। संभवतः मार्शल गॉड ब्लडस्टोन का टुकड़ा बहुत छोटा होने के कारण छिपकली ने इस टुकड़े का स्वाद चख लिया। हालांकि इसका स्वाद ज्यादा देर तक नहीं चला। टकराना। एक विशाल पंजा अचानक नीचे उतरा और केवल 20 सेंटीमीटर आकार की छिपकली उसके शक्तिशाली बल से तुरंत चूर्ण चूर्ण हो गई। दहाड़ दहाड़ दहाड़। विशालकाय जानवर के मुंह से एक धीमी गर्जना निकली जो बिजली की तरह थी। ध्वनि तरंगों ने तूफान को जन्म दिया जो पूरे क्षेत्र में फैल गया। विशालकाय जानवर की निगाहें लगातार आसपास के वातावरण पर घूम रही थीं, मानो वह कुछ खोज रहा हो। हालांकि अंततः उसे कुछ भी नहीं मिला।
विशालकाय जानवर ने अनिच्छा से जमीन पर जोर से पैर पटका, जिससे जमीन पर भयानक दरारें पड़ गईं। बूम बूम बूम, पृथ्वी थोड़ी सी कांप उठी। फिर भी अधिकाधिक विशालकाय जानवर इस स्थान पर एकत्रित हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनका लक्ष्य भी पूर्व जानवर के समान ही था। स्पष्टतः मार्शल गॉड ब्लडस्टोन द्वारा निर्मित लाल रंग के उल्कापिंड ने इन विशालकाय जानवरों का ध्यान आकर्षित किया, जिसके कारण वे जमीन पर गिरे उल्कापिंड की खोज में इस स्थान की ओर दौड़ पड़े। जहां तक उस छिपकली का प्रश्न है जिसने मार्शल गॉड ब्लडस्टोन फ्रेगमेंट को खा लिया, उसने इन विशालकाय जानवरों का ध्यान आकर्षित नहीं किया। पहली बात तो ये कि वह छिपकली पहले ही उस विशालकाय जानवर के पैरों तले कुचली जा चुकी थी, उसका शरीर फट चुका था। दूसरी बात ये कि छिपकली में स्वयं कोई ऊर्जा संतुलन नहीं था और वह एक अत्यंत साधारण प्राणी मात्र थी। ऐसी परिस्थितियों में इन घनी आबादी वाले विशालकाय जानवरों को पता नहीं चला कि मार्शल गॉड ब्लडस्टोन का टुकड़ा छिपकली के मांस के भीतर छिपा हुआ था। अंततः अपने प्रयासों के बावजूद कुछ न मिलने पर विशालकाय जानवर आकाश की ओर दहाड़ते हुए चले गए और असंतोष की भावना के साथ धीरे धीरे उस क्षेत्र से चले गए। कुछ ही क्षण बाद ये क्षेत्र पूरी तरह से सन्नाटे में डूब गया। समय बीतने के साथ आकाश में सूर्य धीरे धीरे डूबता गया और अंततः रात्रि के आकाश में चुपचाप अर्धचंद्राकार चंद्रमा प्रकट हुआ, जिसने इस क्षेत्र पर असंख्य चांदी जैसी रोशनी बिखेर दी। और जहां पहले छिपकली का शरीर बिखरा हुआ था, वहां अचानक एक अनोखी ऊर्जा फैलने लगी, और इस अनोखी ऊर्जा के बाद जो मांस चारों ओर बिखरा हुआ था वह वापस इकट्ठा होने लगा। अंततः छिपकली का शरीर ठीक होने लगा, वह अपने पुराने रूप में वापस आ गई, लेकिन उसकी आंखों की चमक चली गई, जैसे कोई चलती हुई लाश हो। हालांकि जैसे जैसे वह अनोखी ऊर्जा अधिकाधिक तीव्र होती गई, छिपकली के शरीर में भी कुछ सूक्ष्म परिवर्तन होने लगे। इस समय भूरी त्वचा पर रक्त के रंग की रेखाएं दिखाई देने लगीं, जो परजीवियों जैसी थीं, और शीघ्र ही पूरी त्वचा को ढकने लगीं। इस समय छिपकली का शरीर पूरी तरह से लाल रंग में बदल जाता है। इसके अलावा छिपकली के शरीर से अचानक एक कमजोर आभा निकली। ये छिपकली, जो मूलतः एक साधारण प्राणी थी, अपनी त्वचा और आभा में परिवर्तन के बाद एक विदेशी जानवर में तब्दील हो गई थी, जिसकी तुलना प्रथम श्रेणी के पारलौकिक से की जा सकती थी। ये दुनिया सचमुच कठिन है। छिपकली ने अपना मुंह खोला और आश्चर्यजनक रूप से मानव भाषा बोली। उसकी आंखें, जो अपनी चमक खो चुकी थीं, लाल रंग की चमक से बदल गईं, जिनमें मानव जैसी सुगंध आ गई। दरअसल छिपकली द्वारा मार्शल गॉड ब्लडस्टोन फ्रेगमेंट को निगलने के तुरंत बाद लू शेंग ने विचार करना शुरू कर दिया कि उसकी जगह कैसे ली जाए, लेकिन उस समय केवल मार्शल गॉड ब्लडस्टोन फ्रेगमेंट की शक्ति के साथ लू शेंग को एक जीवंत साधारण प्राणी की जगह लेना मुश्किल लगा। सौभाग्य से उन विशालकाय जानवरों के प्रकट होने से छिपकली पूरी तरह से कुचलकर मर गई, जिससे लू शेंग को उसकी जगह लेने का अवसर मिल गया। हालांकि किसी भी अप्रत्याशित घटना को रोकने के लिए लू शेंग लंबे समय तक छिपा रहा, जब तक कि रात नहीं हो गई। जब कोई अन्य विदेशी जानवर आसपास नहीं था, तब लू शेंग ने मार्शल गॉड ब्लडस्टोन की शक्ति को सक्रिय किया, छिपकली के शरीर पर कब्जा कर लिया और पहली रैंक पर बहाल कर दिया। इस दुनिया की ताकत 3 आंखों वाली दुनिया से कहीं अधिक है। मार्शल गॉड ब्लडस्टोन का पीछा करने वाले उन विशालकाय जानवरों के बीच मैंने पहले से ही 6ठे रैंक के बराबर विदेशी जानवरों को महसूस किया है। लू शेंग के मन में आज का दृश्य घूम गया और उसकी आंखों में अनायास ही विस्मय की झलक उभर आई। ये दुनिया स्पष्ट रूप से मार्शल गॉड वर्ल्ड से बहुत अधिक शक्तिशाली है। मार्शल गॉड वर्ल्ड में 6ठी रैंक के प्राणी लगभग कुलीन हैं। 6ठी रैंक के शिखर मार्शल गॉड वर्ल्ड के शिखर के रूप में हैं। फिर भी जानवरों के दायरे में गिरते हुए मार्शल गॉड ब्लडस्टोन से निकलने वाला प्रकाश ही 6ठी श्रेणी के विदेशी जानवरों को आकर्षित करता है। ऐसा लगता है कि यह जानवरों के दायरे को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। इसके लिए आवश्यक समय और प्रयास निश्चित रूप से मार्शल गॉड वर्ल्ड की तुलना में कई गुना अधिक है। हालांकि ठीक इसी वजह से पशु लोक में अवतार के 7वें रैंक तक पहुंचने की संभावना भी अधिक है। यहां तक कि पशु लोक में महारत हासिल करने से दिव्य दानव तकनीक की मेरी साधना को बहुत बड़ी प्रतिक्रिया मिलेगी। लू शेंग मंद मंद मुस्कुराया। हानि में लाभ है और लाभ में हानि है। ये सोचते हुए लू शेंग अपने दिमाग को थोड़ा हिलाने से खुद को नहीं रोक सका और एक सिस्टम पैनल चुपचाप लू शेंग के सामने तैर गया। नाम लू शेंग, जाति 1 छिपकली लाल संस्करण, क्षेत्र प्रथम रैंक 8/100, फायर स्प्रे 110। ये हाल ही में लू शेंग द्वारा विकसित सिस्टम पैनल की एक विधि है। सिस्टम पैनल का अस्तित्व स्वयं लू शेंग की समझ के साथ लगातार बदलता रहता है। जैसे जैसे लू शेंग दिव्य दानव तकनीक में अधिक कुशल होता जाता है और अधिक दुनियाओं की खोज करता है,
लू शेंग अवतार की स्थिति की जांच करने के लिए सिस्टम पैनल का उपयोग कर सकता है। लू शेंग ने अवतार के सिस्टम पैनल को देखा, उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी हुई थीं। क्या वास्तव में कोई अतिरिक्त योग्यता स्लॉट है? आग स्प्रे। लू शेंग का दिल थोड़ा उत्सुक था और कोशिश करने के बाद उसने अपने मुंह से एक ज्वाला उगल दी, लेकिन ज्वाला की शक्ति बहुत मजबूत नहीं थी, केवल पुराने युग के सबसे साधारण फ्लेमेथ्रोवर के बराबर थी। साधारण प्राणियों के लिए तो ये काफी नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन विदेशी जानवरों और यहां तक कि पारलौकिक प्राणियों के लिए ये थोड़ा अपर्याप्त लगता है। शेंग ने अपनी अग्नि स्प्रे क्षमता का प्रयोग करने के बाद इस शरीर की स्थिति को पूरी तरह से समझ लिया। अभी के लिए ऐसा लगता है कि मानव संघ की मार्शल आर्ट स्पष्ट रूप से पशु क्षेत्र के विदेशी जानवरों के अनुकूल नहीं है। मेरी तरह ही पशु लोक में विदेशी जानवर भी युद्ध में भाग लेने के लिए विभिन्न अलौकिक क्षमताओं पर निर्भर करते हैं, जैसे कि मेरी वर्तमान अग्नि स्प्रे क्षमता, साथ ही अपने स्वाभाविक रूप से मजबूत भौतिक शरीर पर भी। हालांकि ये तरीका कुछ हद तक अपरिष्कृत है। यदि कोई अन्य व्यक्ति दिव्य दानव तकनीक का अभ्यास करते हुए पशु लोक में उतरा होता तो शायद उसे पता नहीं होता कि क्या करना है, लेकिन मेरे लिए। लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया। सिस्टम पैनल की ठोस क्षमता के साथ मैं 7वें स्तर के ब्रह्मांडीय जीवन रूप के रूप में अपने सार का उपयोग करके इस छिपकली के शरीर के लिए विशेष रूप से एक मार्शल आर्ट को पूरी तरह से अनुकूलित कर सकता हूं। लेकिन पूर्वापेक्षा इस खतरनाक अवधि में जीवित बचे रहना है। प्रथम श्रेणी साधना के प्रारंभिक चरण के साथ पशु लोक में जीवित रहना वास्तव में कठिन है। लू शेंग ने आसपास का जायजा लिया। रात होने के बावजूद ये दुनिया मानव संघ या यहां तक कि मार्शल गॉड वर्ल्ड से भी ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। सौभाग्य से शायद आज उन विशालकाय जानवरों के आगमन के कारण इस क्षेत्र के अन्य विदेशी जानवर घबराकर भाग गए और वर्तमान में आसपास कोई अन्य विदेशी जानवर नहीं था। लू शेंग ने छिपकली के शरीर को नियंत्रित किया और छिपने के लिए जगह की तलाश में क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। आखिरकार लू शेंग को एक बड़ा सा पेड़ का गड्ढा मिला जो किसी अनजान चीज ने उसके रहने लायक ही खोखला कर दिया था। इसलिए लू शेंग ने उसके अंदर छिपने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने मार्शल गॉड ब्लडस्टोन की शेष शक्ति का उपयोग अपनी शारीरिक चोटों को लगातार ठीक करने और अपने शरीर को मजबूत करने के लिए करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस शरीर की भी जांच शुरू कर दी और अधिक सुराग खोजने की कोशिश की, जिससे इस दुनिया को बेहतर ढंग से समझा जा सके और यहां तक कि छिपकली के रूप के लिए उपयुक्त मार्शल आर्ट का निर्माण भी किया जा सके। जल्दी ही एक रात बीत गई। पेड़ के बिल के अंदर लू शेंग लेटा हुआ था। उसकी त्वचा पर लाल चमक झिलमिला रही थी। जैसे जैसे ये चमक टिमटिमा रही थी, लू शेंग का आभामंडल और भी भयानक होता जा रहा था। एक क्षण बाद लू शेंग ने अपनी आंखें खोली। उनकी आभा प्रथम श्रेणी के प्रारंभिक चरण से मध्य चरण तक बढ़ गई। यहां तक कि लू शेंग की साधना के स्तर में वृद्धि के साथ शरीर की लंबाई भी 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक बढ़ गई। यद्यपि यह अभी भी छोटा था, फिर भी इसकी युद्ध शक्ति पहले की तुलना में काफी अधिक मजबूत थी। वास्तव में उन विशालकाय जानवरों के प्रभाव के कारण यह क्षेत्र अस्थायी रूप से सुरक्षित है। आखिरकार विदेशी जानवरों में जागृत बुद्धि होती है और खतरे से बचने की स्वाभाविक क्षमता होती है। इस क्षेत्र में केवल कमजोर विदेशी जानवर या साधारण प्राणी ही बचे हैं जिनमें बुद्धि जागृत नहीं हुई है, जैसे इस छिपकली शरीर के पूर्ववर्ती। लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया और उसकी नजर उसके सामने खाली जगह पर पड़ी जहां सिस्टम पैनल में थोड़ा बदलाव हुआ था। नाम लू शेंग। जाति 1 छिपकली लाल संस्करण। क्षेत्र प्रथम रैंक 32/100। फायर स्प्रे 1010। रक्त शुद्धता 9010। सिस्टम पैनल अब तथाकथित रक्तरेखा शुद्धता प्रदर्शित करता है। लू शेंग ने कल रात छिपकली के शरीर की आंतरिक कार्यप्रणाली की जांच करते हुए उसके अंदर एक विशेष रक्त शक्ति का पता लगाते हुए इस रक्त शुद्धता की खोज की। ये रक्त शक्तिमंद थी, लेकिन लू शेंग को एक अत्यंत अनोखी अनुभूति देती थी। इस कारण से लू शेंग ने कल रात रक्त रेखा शक्ति की स्थिति की व्यापक जांच की। मेरी धारणा के अनुसार इस रक्तरेखा का स्रोत संभवतः इस छिपकली के शरीर के पूर्वज स्तर के अस्तित्व से आता है। यद्यपि स्रोत धुंधला है, लेकिन वह अत्यंत शक्तिशाली है। संभवतः 7वें स्तर का विदेशी जानवर है। चलो इस 7वें स्तर के विदेशी जानवर को अभी के लिए छिपकली का पूर्वज कहते हैं। मैं जिस छिपकली के शरीर में हूं उसकी रक्त शुद्धता 70 तक पहुंच गई है, लेकिन मेरे आगमन के बाद मार्शल गॉड ब्लडस्टोन के संशोधनों ने छिपकली के शरीर की रक्त शुद्धता को 90 तक बढ़ा दिया। यद्यपि छिपकली के शरीर में 7वें स्तर के विदेशी जानवर से जुड़ी एक रक्तरेखा शक्ति है,
छिपकलियों के बीच अंतर प्रजनन और उत्परिवर्तन से विभिन्न मिश्रित रक्तरेखाएं हैं, जो इस छिपकली के शरीर के पूर्ववर्ती का निर्माण करती हैं। लू शेंग ने अपने सामने लगे सिस्टम पैनल का विश्लेषण किया और कल देखे गए भयानक विशालकाय जानवरों को याद किया। इस शरीर में संदिग्ध 7वें स्तर के विदेशी पशु वंश के अलावा कल के विशालकाय जानवरों में भी इसी प्रकार की रक्त शक्ति में उतार चढ़ाव देखा गया। हालांकि उन विदेशी जानवरों की रक्त रेखाएं असाधारण रूप से शुद्ध और अद्वितीय थीं, जो उच्चतर साधना स्तरों के साथ और अधिक स्पष्ट होती गईं। इससे पता चलता है कि पशु क्षेत्र में विदेशी जानवरों की खेती के तरीके प्रत्येक जानवर की रक्त रेखाओं से जुड़े हो सकते हैं, या उनकी साधना या विकास पद्धतियां मुख्य रूप से रक्त केंद्रित विकास पथ हो सकती हैं। रक्त वंश की शक्ति को शुद्ध करो, उन धब्बेदार और कमजोर रक्त वंश को त्याग दो ताकि वास्तव में पूर्वजों की ओर लौट सको और रक्त वंश के स्रोत के समान अस्तित्व बन सको। यहाँ तक कि नई रक्त शक्ति को जन्म देने, पूर्वजों से आगे निकलने और अद्वितीयता प्राप्त करने के लिए। लू शेंग ने कहा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उसके दिमाग में एक विचार तूफान उमड़ पड़ा। यदि ऐसा है तो रक्तरेखा को आधार बनाकर हम स्टार रिवर विश्वविद्यालय के रक्तरेखा मार्शल आर्टिस्टों से कुछ चीजें उधार ले सकते हैं। मानव संघ के भीतर रक्त शक्ति से संबंधित कुछ मार्शल आर्ट भी हैं जिन्हें उधार लिया जा सकता है। ये बात ध्यान में रखते हुए लू शेंग की चेतना तुरंत उसके भौतिक शरीर में लौट आए। भौतिक शरीर ने स्टार रिवर यूनिवर्सिटी की अनुमति लाइब्रेरी खोली, ब्लडलाइन मार्शल आर्टिस्ट और ब्लडलाइन से संबंधित मार्शल आर्ट के बारे में कुछ जानकारी मांगी और उन्हें ब्राउज करना शुरू कर दिया। दाव अंतर्दृष्टि के 2 स्तरों पर भरोसा करने के साथ साथ 7वीं कक्षा के ब्रह्मांडीय जीवन के सार पर भरोसा करके लू शेंग ने रक्तरेखा मार्शल कलाकारों और रक्तरेखा मार्शल आर्ट के डेटा को जल्दी से संसाधित और समझा। कुछ ही समय में लू शेंग के दिमाग में एक अनोखी मार्शल आर्ट की रूपरेखा बन चुकी थी। 7वीं श्रेणी का कॉस्मिक जीवन पहले से ही उन्नत कॉस्मिक जीवन माना जाता है। इस स्तर के प्राणियों के लिए एक बुनियादी मार्शल आर्ट बनाना बहुत मुश्किल नहीं है और इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। जैसे ही रक्त रेखाओं से संबंधित इस विशेष मार्शल आर्ट ने लू शेंग के दिमाग में आकार लिया, एक मार्शल आर्ट पैनल तुरंत उसके 20 ट्रिलियन छिपकली क्लोन की दृष्टि में सिस्टम इंटरफेस में पॉपअप हो गया। इसे देखते हुए लू शेंग ने इस मार्शल आर्ट का नाम ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक रखने का फैसला किया। नाम लू शेंग। जाति वन छिपकली लाल विदेशी प्रजाति। क्षेत्र प्रथम स्तर 32/100। फायर स्प्रे 1010। रक्त शुद्धता 90100। ड्रैगन परिवर्तन तकनीक LV1110। लू शेंग ने अपने सामने सिस्टम पैनल की ओर देखा और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वास्तव में ये सफल रहा। रक्तरेखा मार्शल कलाकारों और रक्तरेखाओं से संबंधित मार्शल आर्ट को आधार बनाकर कोई भी पशु क्षेत्र में विदेशी जानवरों के शरीर के अनुकूल मार्शल आर्ट बना सकता है। मैं अस्थायी रूप से उस छिपकली के पूर्वज को एक ड्रैगन मानूंगा जो धीरे धीरे अपनी वंश परंपरा को मजबूत करेगा, एक अद्वितीय सच्ची स्ववंश परंपरा विकसित करेगा, अंततः एक ड्रैगन में एक सच्चे रूपांतरण को प्राप्त करेगा, एक विशाल ड्रैगन के समान बन जाएगा। लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया। हालांकि वंशक्रम का चयन सावधानी से किया जाना चाहिए। साधारण छिपकली का अपना वंशक्रम मुख्यधारा का नहीं माना जा सकता और उन कमजोर और धब्बेदार वंशक्रमों को भी समाप्त किया जाना चाहिए। केवल मार्शल गॉड ब्लडस्टोन की रक्तरेखा ही मेरी मुख्यधारा की रक्तरेखा बन सकती है। मार्शल गॉड ब्लडस्टोन की अपनी रक्तरेखा के माध्यम से मैं स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए अन्य रक्तरेखा शक्तियों को भस्म कर दूंगा। ये कहते हुए लू शेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और ड्रैगन परिवर्तन तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिससे उसके भौतिक शरीर पर और अधिक नियंत्रण हो गया और उसकी ताकत बढ़ गई। हालांकि लू शेंग ने बहुत देर तक साधना नहीं की। इससे पहले कि उसने अपनी आंखें फिर से खोली, उसकी निगाहों में असहायता के धुंधले निशान झिलमिला रहे थे। मार्शल गॉड ब्लडस्टोन के भीतर की ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। साधना जारी रखने के लिए अन्य संसाधन ढूंढने होंगे। चाहे कोई किसी भी दुनिया में हो, स्वयं को मजबूत बनाने के लिए साधना हेतु संसाधनों की सहायता की आवश्यकता होती है। अन्यथा केवल स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा पर निर्भर रहकर कोई भी व्यक्ति समय पर इस दुनिया में एक मजबूत व्यक्ति नहीं बन सकता। हालांकि इस दुनिया में सर्वोत्तम संसाधन अन्य विदेशी जानवरों से आते हैं। पशु लोक के विदेशी जानवरों में आमतौर पर प्रचुर रक्त शक्ति होती है। अन्य विदेशी जानवरों और सामान्य प्राणियों का शिकार करके उनके भीतर की रक्त शक्ति को अवशोषित करके कोई भी अपनी क्षमताओं को मजबूत कर सकता है। लगता है पहली शिकार का समय आ गया है।
लू शेंग मुस्कुराया, हालांकि उसकी आंखों में एक उत्सुकता भी झलक रही थी। आखिरकार, चूंकि यह एक विदेशी जानवर के नजरिए से दुनिया को देखने का उसका पहला अनुभव है, लू शेंग को सब कुछ काफी नया लगता है। लू शेंग पेड़ के छेद से रेंगकर बाहर आया, अपनी धारणा को मुक्त किया और अपने आसपास उपयुक्त शिकार लक्ष्यों की तलाश की। जल्द ही लू शेंग की दृष्टि में एक छोटा पक्षी आया और इस पक्षी को देखते ही उसके भीतर एक तीव्र शिकार की प्रवृत्ति जाग उठी। पक्षी का शिकार करने की तीव्र इच्छा हुई। एक साधारण पक्षी का शिकार करने की इतनी तीव्र इच्छा। लगता है ये साधारण छिपकली पहले छोटे पक्षियों को ही अपना भोजन समझती थी। लू शेंग ने मन ही मन कुछ कहा और तुरंत ही धीरे धीरे उस छोटे पक्षी की ओर बढ़ने लगा। हालांकि जैसे ही लू शेंग पक्षी के पास पहुंचा, वह अचानक चौंक गया और अपने पंख फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ गया। लू शेंग ने पक्षी को असहाय होकर उड़ते हुए देखा। केवल प्रथम स्तर की ताकत के साथ वह अभी तक हवाई लक्ष्यों को मारने में कामयाब नहीं हो सका था। हालांकि मैंने उत्परिवर्तन किया है और अग्नि स्प्रे क्षमताएं हासिल की हैं, लेकिन लाल त्वचा बहुत अधिक स्पष्ट है, जिससे इसे छिपाना असंभव है। लू शेंग थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। उत्परिवर्तन के बाद हालांकि उसकी युद्ध शक्ति बढ़ गई थी, लेकिन सबसे आदिम छलावरण क्षमता गायब हो गई थी। मैं मानता हूं कि यह सिर्फ लाभ और हानि का मामला है। लू शेंग ने छोटे पक्षी को उड़ते हुए देखा और अंततः दूसरे लक्ष्य पर जाने का निर्णय लिया। अगर मैं छलावरण नहीं कर सकता तो उड़ने वाले जीवों को बिना डराए पकड़ना मुश्किल होगा। फिलहाल मैं अभी भी उड़ने वाले जीवों को आसानी से नहीं पकड़ पा रहा हूं, इसलिए मेरे पास बस एक ही विकल्प है। लू शेंग की नजर धीरे से घूम गई और उसकी आंखें किसी भी गर्मजोशी से रहित अचानक पास ही एक भूरे खरगोश पर टिक गईं। अगले ही पल लू शेंग का शरीर विस्फोटक रूप से बाहर निकला। हवा में सीटी बजाती लपटों के साथ उसने खरगोश को तब तक भूना जब तक वह पक नहीं गया। इसके बाद संतुष्ट होकर लू शेंग ने खरगोश की लाश को धीरे धीरे खींच लिया। खरगोश को एक पेड़ के खोखले में घसीटने के बाद लू शेंग ने उसके शरीर को खाना शुरू कर दिया। हालांकि वह एक साधारण खरगोश था, लेकिन जानवरों के साम्राज्य में हर प्राणी में कमोबेश रक्त शक्ति होती थी। खरगोश भी इसका अपवाद नहीं था। भुना हुआ खरगोश खाते समय लू शेंग ने ड्रैगन परिवर्तन तकनीक का प्रयोग किया, जिससे उसने स्वयं को मजबूत करने के लिए खरगोश की रक्त रेखा शक्ति का शोधन शुरू किया। साथ ही उन्होंने अपने चारों ओर से स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित किया और लगातार खुद को उन्नत किया। जल्द ही एक दिन बीत गया। पेड़ के खोखले में लू शेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। इस समय उसका शरीर 40 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका था। प्रथम स्तर के अंतिम चरण में रक्त शुद्धता 93% तक पहुंच गई है। लू शेंग ने अपने भीतर रक्तरेखा शक्ति की ताकत महसूस की और थोड़ा मुस्कुराया, फिर सिस्टम पैनल खोला। नाम लू शेंग। जाति वन छिपकली, लाल विदेशी। क्षेत्र प्रथम श्रेणी 61/100। फायर स्प्रे 25100 रोथ्स। रंग परिवर्तन 1100 रोथ। रक्त शुद्धता 9310 रोथ्स। रक्त रेखा सांद्रता में वृद्धि ने वास्तव में मुझे एक नई क्षमता में महारत हासिल करने की अनुमति दी। लू शेंग ने सिस्टम पैनल को देखा, थोड़ा मुस्कुराया, फिर एक विचार के साथ उसकी मूल रूप से लाल त्वचा अप्रत्याशित रूप से बदलने लगी। उसका रंग भूरा हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले था जब वह एक साधारण छिपकली थी। लू शेंग पेड़ के खोखले में लेटा हुआ था और अगर कोई ध्यान से न देखे तो वह लू शेंग और पेड़ के खोखले के आंतरिक वातावरण के बीच अंतर भी नहीं बता पाएगा। रंग परिवर्तन क्षमता के साथ अब मेरे पास छलावरण की एक विधि है, जो न केवल मुझे बेहतर शिकार क्षमता प्रदान करती है, बल्कि मुझे कुछ शक्तिशाली विदेशी जानवरों द्वारा पकड़ से बचने की भी अनुमति देती है। इस पशुलोक में, जहां जंगल का कानून चलता है और कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी क्षमता अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। लू शेंग ने सिस्टम पैनल को संतुष्टि से देखा, फिर पैनल को हटा दिया और धीरे धीरे अपनी धारणा को पेड़ के खोखले से बाहर की दुनिया तक विस्तारित किया। अचानक लू शेंग की भौहें थोड़ी सी ऊपर उठ गईं। आसपास विदेशी जानवरों की संख्या कल की तुलना में अप्रत्याशित रूप से अधिक है और मुझे दूसरे स्तर के विदेशी जानवर का भी आभास हो रहा है। लू शेंग की धारणा के अनुसार इस क्षेत्र के जीव पिछले दिन की तुलना में अधिक सक्रिय थे। ऐसा लगता है कि विदेशी जानवरों के उस पिछले समूह की निवारक शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। जो इस क्षेत्र को छोड़ गए थे, वे वापस लौटने लगे हैं। हालांकि वर्तमान में केवल निम्न स्तरीय विदेशी जानवर ही वापस लौटे हैं, समय के साथ अधिक और शक्तिशाली विदेशी जानवर इस क्षेत्र में वापस आएंगे।
मुझे जल्दी करनी होगी, क्योंकि यदि शक्तिशाली विदेशी जानवर मेरे आत्मसंरक्षण की एक निश्चित क्षमता प्राप्त करने से पहले वापस आ गए, तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। ये सोचते हुए लू शेंग को अपने दिल में एक सूक्ष्म तात्कालिकता की भावना महसूस हुई। फिर वह पेड़ के खोखले से बाहर निकला और उस बड़े पेड़ पर चढ़ गया जहां वह छोटी चिड़िया बैठी थी जिसे उसने भगा दिया था। लू शेंग तने से कसकर चिपका रहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह गिर न जाए। उसकी त्वचा पहले से ही पेड़ के तने के रंग से पूरी तरह मेल खा चुकी थी। इसके अलावा लू शेंग ने पाया कि रंग बदलने की क्षमता केवल रंग बदलने के बारे में नहीं थी, बल्कि वास्तव में कुछ हद तक उसकी उपस्थिति को छुपा सकती थी। इससे लू शेंग को अपने शिकार तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचने में मदद मिली। लू शेंग चिड़िया के घोंसले के करीब पहुंचा और 2 या 3 मीटर की दूरी पर ही पहुंचा कि उसने न केवल छोटी चिड़िया को देखा, बल्कि घोंसले के अंदर कुछ अंडे भी देखे। एक पल के लिए सहज रूप से लू शेंग अपने होठों को चाटने से खुद को रोक नहीं सका, मानो उसके सामने सब कुछ बेहद स्वादिष्ट था। धीरे धीरे लू शेंग चिड़िया के घोंसले के पास पहुंचा, इस बार अपनी रंग बदलने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए। हालांकि वह उस छोटी चिड़िया से बस कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर था, फिर भी उसे लू शेंग की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के लू शेंग ने अचानक अपना मुंह खोला और छोटी चिड़िया को एक ही घूंट में निगल लिया। इसे अपने पेट में निगलने के बाद लू शेंग इत्मीनान से पक्षी के घोंसले में घुस गया और उसके अंदर पक्षी के अंडों का आनंद लेने लगा। लेकिन जब उसने आखिरी पक्षी का अंडा खाया, तो लू शेंग को अचानक ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इस पक्षी के अंडे में अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा की लहर थी। इस पक्षी के अंडे में ऊर्जा। लू शेंग ने आश्चर्य से चिड़िया के अंडे को देखा। अपनी समझ पर भरोसा करते हुए लू शेंग चिड़िया के अंडे में ऊर्जा तरंग को स्पष्ट रूप से महसूस कर सका। इस स्तर की ऊर्जा के साथ एक बार अंडे से बाहर आने के बाद यह तुरंत एक विदेशी जानवर बन सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण प्राणी एक विदेशी जानवर को जन्म देगा। ऐसा लगता है कि यह रक्त वंश की शुद्धता के कारण है। यह दुनिया वास्तव में अनगिनत असंभवताओं से भरी है। लू शेंग हल्के से मुस्कुराया, पर खुद को रोक नहीं पाया। उसने फिर से अपना मुंह खोला और भरपूर ऊर्जा से भरा चिड़िया का अंडा निगल लिया। यद्यपि इस पक्षी के अंडे के अंदर का छोटा पक्षी जन्म लेने के बाद एक विदेशी जानवर बन सकता है, फिर भी वह अंततः लू शेंग का भोजन बनने से बच नहीं सकता। अपना पेट पूरी तरह भरने के बाद लू शेंग इस फसल के परिष्करण की तैयारी के लिए संतुष्ट होकर अपने पेड़ के बिल में लौट आया। जल्द ही एक और रात बीत गई। लू शेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक मंद ऊर्जा तरंग उससे निकली। एक शिखर। मेरा शरीर भी 50 सेंटीमीटर तक पहुंच गया है। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब मैं इंसान के आकार का हो जाऊंगा। उस समय इस पशु लोक में मुझमें आत्म संरक्षण की एक निश्चित क्षमता होगी। लू शेंग अपनी वर्तमान स्थिति को महसूस करते हुए हल्के से मुस्कुराया। मेरे वंश की शुद्धता पहले से ही बहुत अधिक है। केवल मेरे भीतर की उस विशेष वंश शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत किया जाना बाकी है। एक बार परिष्कृत हो जाने पर मेरे वंश की शुद्धता अद्वितीय भी हो सकती है। शायद मैं नई क्षमताओं को अनलॉक कर पाऊंगा। आखिरकार मैंने एक पक्षी का अंडा खाया जो एक विदेशी जानवर बनने वाला था। उसके अंदर मौजूद रक्त शक्ति और ऊर्जा सामान्य प्राणियों से कहीं बढ़कर है। अगर मैं कुछ और एक विदेशी जानवरों को खा सकूं, तो मैं ड्रैगन परिवर्तन तकनीक का इस्तेमाल करके सीधे टियर 2 में भी पहुंच सकता हूं। लू शेंग ने कहा। उसकी आंखों में धीरे धीरे एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी जिसमें कोई गर्माहट नहीं थी। ये सोचते हुए लू शेंग को अचानक पेड़ के बिल से बाहर निकलने और शिकार जारी रखने की इच्छा हुई। लेकिन जैसे ही लू शेंग पेड़ के छेद से बाहर निकलने वाला था, उसके दिमाग में संकट की एक अस्पष्ट भावना प्रकट हुई। ये पहली बार नहीं था जब वह किसी अनजान दुनिया में कदम रख रहा था। जब उसके मन में संकट का यह अस्पष्ट भाव आया, तो लू शेंग को तुरंत सब कुछ समझ आ गया। पशु लोक की विश्व चेतना ने उसे निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जैसे जब वह पहले मार्शल गॉड वर्ल्ड में था, तब भी अगर वह वुतियानियों से जुड़ा हुआ था, तो लोग कुछ ही दिनों में परेशान हो जाते थे। ये वास्तव में विश्व की चेतना है जो उन्हें एक बाहरी व्यक्ति के रूप में निशाना बना रही है। ये सिर्फ इतना है कि मार्शल गॉड ब्लडस्टोन के धोखे के कारण उसे नष्ट करने के लिए बहुत मजबूत ताकतें नहीं जुटाई जाएंगी। लू शेंग की धारणा अचानक फट गई और जल्द ही उसने देखा कि पेड़ के छेद के बाहर कम से कम 1.3 मीटर बड़ी एक विशालकाय छिपकली किसी अज्ञात समय पर प्रकट हुई थी। इस विशालकाय छिपकली में लू शेंग के समान ही एक शिखर की आभा थी। इसके अलावा इस विशालकाय छिपकली के पीछे हरी रोशनी बिखेरते हुए कांटे थे।
उन कांटों में छिपे शक्तिशाली विष को महसूस करने के लिए बस एक नजर ही काफी थी। विशालकाय छिपकली पेड़ के बिल के पास चहलकदमी करती रही, मानो कुछ खोज रही हो। लू शेन को एहसास हुआ कि पशु लोक की विश्व चेतना इस विशालकाय छिपकली को प्रभावित कर रही थी, हालांकि छिपकली को खुद ये समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ क्यों घूम रही थी। ये पूरी तरह से पशु लोक में विश्व की चेतना है जो इस विशालकाय छिपकली की प्रवृत्ति को जागृत करती है। लगता है बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है, लू शेंग ने हल्के से कहा। विश्व चेतना के द्वेष से बचना असंभव था और उसे उसका सीधा सामना करना ही था। सौभाग्य से उसने आसपास के बदलावों को पहले ही भांप लिया और अपनी शक्ति बढ़ाने में जुट गया। अन्यथा यह निश्चित नहीं था कि वह इस प्रथम श्रेणी की विशालकाय छिपकली का मुकाबला कर पाएगा। ठीक है, अब मैं परीक्षण करूंगा कि मेरी युद्ध शक्ति कितनी है। लू शेंग ने हल्के से मुस्कुराया और पेड़ के छेद से बाहर निकल गया। जैसे ही लू शेंग बाहर भागा, विशालकाय छिपकली ने अचानक उसकी ओर देखा। लू शेंग और उसके छोटे शरीर से निकलने वाली आभा को महसूस करते ही विशालकाय छिपकली के चेहरे पर मानव जैसी मुस्कान आ गई। इसके अलावा इस विशालकाय छिपकली की पुतली के माध्यम से छिपकली की आंखों में गहरा लालच प्रतिबिंबित हो रहा था। दहाड़ दहाड़ दहाड़, विशालकाय छिपकली ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाए और पैर पटकते हुए अचानक लू शेंग की ओर दौड़ पड़ी। हालांकि लू शेंग का आभामंडल उसके बेहद करीब था, फिर भी विशालकाय छिपकली को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अपने स्वाभाविक रूप से विशाल शरीर के बल पर शायद ही कोई विदेशी जानवर उसके स्तर का मुकाबला कर पाता। नतीजतन इस समय विशाल छिपकली ने अनजाने में लू शेंग को अपना भोजन मान लिया है, उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया है। विशालकाय पिंड ने जमीन पर जोर से पैर पटका, जिससे आसपास की धरती थोड़ी हिल गई। विशालकाय छिपकली की पीठ पर लगे जहरीले कांटे तुरंत लू शेंग की ओर तीरों की बौछार की तरह गिरे और उस स्थान पर बरस पड़े जहां लू शेंग खड़ा था। अनगिनत और यहां तक कि एक मजबूत विष ले जाने। लू शेंग ने मंद मंद मुस्कुराया और फुर्तीली चाल से जहरीली कीलों की बौछार से आसानी से बच निकला। यद्यपि लू शेंग का शरीर विशालकाय छिपकली के आधे से भी कम था, फिर भी उसका छोटा कद उसे और भी अधिक चुस्त बनाता था, विशेषकर तब जब उनकी साधना का स्तर समान था। इसके अलावा लू शेंग का युद्ध अनुभव असाधारण रूप से समृद्ध था। हालांकि प्रतिद्वंद्वी एक अनुभवी जंगल शिकारी था, लू शेंग के सामने वह एक नौसिखिए जैसा ही था। विशालकाय छिपकली के हमले लू शेंग को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसके बजाय लू शेंग ने अपने शरीर और वंश पर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक के नियंत्रण का लाभ उठाते हुए विशालकाय छिपकली की कमजोरियों पर सटीक हमले किए। कुछ ही मिनटों में युद्ध का मैदान अस्त व्यस्त हो गया। उस विशालकाय छिपकली के शरीर पर मांस का एक भी टुकड़ा नहीं बचा। आग की लपटों के कारण छिपकली की पीठ पर लगे जहरीले कांटे भी कोयले की तरह काले हो गए। वो अंततः विशालकाय छिपकली ने चीख मारी, उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जिस समय वह गिरी उसकी आंखों में घबराहट के भाव थे। इस जंगल में इतने लंबे समय तक शिकार करने और अनेक विदेशी जानवरों का सामना करने के बाद उसने कभी नहीं देखा था एक प्राणी जो इतना फुर्तीला है और विभिन्न युद्ध तकनीकों में सक्षम है जैसा कि इससे पहले था। ये हैरान था, और जब उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह से लुप्त हो गई तब भी भ्रम बना रहा और अंततः उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। लू शेंग ने अपने सामने मृत विशालकाय छिपकली को देखकर हल्के से मुस्कुराया, लेकिन कुछ सहज प्रवृत्ति ने उसे धीरे धीरे छिपकली के पास जाने के लिए प्रेरित किया। लू शेंग की हथेली में एक पंजा दिखाई दिया जिसने बड़ी आसानी से विशालकाय छिपकली के पेट को चीर दिया, जिससे खून बहने लगा। इसके बाद लू शेंग अपने पंजे से अंदर पहुंचा, मानो कुछ खोज रहा हो। अगले ही पल लू शेंग के पंजे में प्रचुर ऊर्जा से भरा एक हृदय प्रकट हुआ। सघन ऊर्जा से लबालब हृदय को देखकर उसकी आंखों में एक आदिम उत्साह उमड़ आया। यही बात एक विदेशी जानवर को एक सामान्य जानवर से अलग करती है। एक सामान्य विदेशी जानवर अपने शरीर के भीतर एक ऊर्जा कोर को संघनित कर लेता है, कभी कभी हृदय के रूप में, या वह केवल ऊर्जा और रक्तरेखा को एक अलग कोर बनाने के लिए केंद्रित कर सकता है। ये स्पष्ट था कि इस शीर्ष श्रेणी एक विशालकाय छिपकली ने अपनी संपूर्ण ऊर्जा कोर को अपने हृदय के भीतर एकत्रित कर लिया था। लू शेंग ने ऊर्जा कोर को एक ही घूंट में निगल लिया और तुरंत ही अपने अंदर अपार ऊर्जा का विस्फोट महसूस किया। लू शेंग ने तुरंत ड्रैगन परिवर्तन तकनीक को सक्रिय कर दिया और आसपास के वातावरण का सतर्कतापूर्वक निरीक्षण करते हुए विशाल ऊर्जा को परिष्कृत किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई अन्य विदेशी जानवर नहीं है, लू शेंग तेजी से उस क्षेत्र से बाहर चला गया। पहले वाला पेड़ का खोखला भाग अब रहने के लिए सुरक्षित नहीं था।
विशालकाय छिपकली के साथ लड़ाई ने निस्संदेह कई विदेशी जानवरों को आकर्षित किया होगा, खासकर इसलिए क्योंकि छिपकली का पेट चीर दिया गया था और उसका खून आसपास के कई विदेशी जानवरों को आकर्षित कर सकता था। उसे जल्दी से वहां से निकल जाना था, वरना अगर वे विदेशी जानवर इकट्ठा हो गए तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। लू शेंग ने युद्ध क्षेत्र को तुरंत छोड़ दिया तथा भागते समय अपने भीतर की ऊर्जा को परिष्कृत किया। शीर्ष स्तर 1 की विशालकाय छिपकली से निकलने वाली ऊर्जा लू शेंग के लिए इस समय थोड़ी अधिक थी, और भले ही ड्रैगन परिवर्तन तकनीक ने इसे परिष्कृत करना जारी रखा, फिर भी वह अपने शरीर में अत्यधिक ऊर्जा के प्रभाव से दर्द महसूस कर सकता था। ऊर्जा एकत्रित होने के कारण उसकी त्वचा भी फटने लगी। ये विकसित हो रहा है। लू शेंग को सहज ही महसूस हुआ कि अत्यधिक ऊर्जा के कारण उसका शरीर परिवर्तन से गुजरने वाला था। शीर्ष स्तर 1 के ऊर्जा कोर का उपभोग करना मुझे स्तर 2 में आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। यह विकास एक बड़े पैमाने पर बढ़ावा का प्रतिनिधित्व करता है। शायद मैं एक नई क्षमता भी अनलॉक कर सकूं। लू शेंग खुशी से भर गया, लेकिन वह एकांत जगह की तलाश भी करता रहा। आखिरकार विकास निर्बाध होना चाहिए। अगर इसमें बाधा डाली गई तो ये परेशानी का सबब बन सकता है। जल्द ही लू शेंग को कुछ ही दूरी पर एक छिपी हुई गुफा दिखाई दी। उसके पास संकोच करने का कोई समय नहीं था, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके अंदर की ऊर्जा चरम पर पहुंच गई थी, और यहां तक कि उसका शरीर भी तेजी से टकराने लगा था। लू शेंग गुफा में घुस गया, जमीन पर लेट गया और आंतरिक ऊर्जा पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। एक पल में लू शेंग का शरीर दृश्यमान दर से फूलने लगा और उसके शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन होने लगे। लू शेंग सहज रूप से अपने शरीर पर नियंत्रण रखना चाहता था, लेकिन ये जानकर आश्चर्यचकित था कि उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया था। वह हिल नहीं सकता था। लू शेंग एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन जल्द ही शांत हो गया और चुपचाप अपने विकास की प्रतीक्षा करने लगा। लू शेंग को पता नहीं था कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन जब उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर नियंत्रण धीरे धीरे वापस आ रहा है, तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली। तुरंत ही लू शेंग के पूरे शरीर में एक तीव्र अनुभूति भर गई। अपने शरीर में शक्ति महसूस करते हुए लू शेंग ने थोड़ा बल लगाया, जिससे वह सीधे गुफा की दीवार से टकरा गया और आश्चर्यजनक रूप से वह टूट गई। उसके अंदर अचानक आई शक्ति के कारण उसे अनुकूलित करना थोड़ा मुश्किल हो गया, खासकर तब जब उसका शरीर लू शेंग के नियंत्रण में था। हालांकि सिर्फ एक गलती के बाद लू शेंग ने अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया, बलपूर्वक हमला किया और गुफा से बाहर निकल गया। ये छलांग आश्चर्यजनक रूप से दर्जनों मीटर तक चली। कतार 2। अपने भीतर ऊर्जा महसूस करते हुए लू शेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आकार पिछले 50 सेंटीमीटर से सीधे 2 मीटर तक चला गया। क्या ये प्रमुख क्षेत्रों के बीच का अंतर है? इंतजार। लू शेंग ने अपने भीतर की स्थिति को महसूस किया और आश्चर्यचकित भाव प्रकट किया। लू शेंग को अचानक एहसास हुआ कि उसके भीतर 2 अलग अलग गुण हैं, विष और ज्वाला। क्या यह उस विशालकाय छिपकली के ऊर्जा केंद्र को खा जाने के कारण हो सकता है? लू शेंग ने सोचा और अचानक आग का एक गोला उगल दिया, जिसके भीतर हरे रंग की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। जहां भी ज्वाला जलती थी वहां जमीन तुरंत फट जाती थी, और यहां तक कि आसपास के क्षेत्र में भी एसिड जंग के निशान दिखाई देने लगते थे। तो क्या यही इस दुनिया का विकास पथ है? अन्य विदेशी जानवरों की रक्त रेखाओं को खाकर कोई उनकी कुछ क्षमताओं को भी प्राप्त कर सकता है, जब तक कि अंततः विदेशी जानवरों के बीच शासक न बन जाऊं, विभिन्न असाधारण क्षमताओं में निपुणता प्राप्त न कर लूं। लू शेंग ने सोचा और फिर सिस्टम पैनल खोला। नाम लू शेंग। प्रजाति 1 छिपकली, लाल संस्करण। क्षेत्र टियर 2 1100। फायर स्प्रे 8510। रंग परिवर्तन 6510। ड्रैगन परिवर्तन तकनीक LV 2110। रक्त शुद्धता 9910। लू शेंग की नजर रक्तरेखा शुद्धता पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि भले ही वह टियर 2 तक आगे बढ़ गया था, फिर भी वह रक्तरेखा शुद्धता के अंतिम बिंदु को नहीं बढ़ा सकता था। जब लू शेंग ने स्वयं का मूल्यांकन किया तो उसने पाया कि पहले की अद्वितीय रक्त शक्ति अभी भी उसके शरीर में विद्यमान थी, पूरी तरह से अछूती और परिष्कृत तथा उपभोगित नहीं हुई थी। क्या हो रहा है? बस इतनी सी रक्त शक्ति पच नहीं रही। मैं अब टियर 2 पर हूं। लू शेंग कुछ उलझन में था। एक क्षण विचार करने के बाद लू शेंग ने अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ गया जहां टियर एक विशाल छिपकली मरी थी। इससे पहले प्रतिद्वंद्वी के साथ लड़ाई को अन्य विदेशी जानवरों को आकर्षित करने से रोकने के लिए लू शेंग ने केवल प्रतिद्वंद्वी के ऊर्जा कोर को जल्दी से खा लिया।
लेकिन ये जानना जरूरी है कि विदेशी जानवरों का मांस भी विदेशी जानवरों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। अब जबकि वह टियर 2 तक पहुंच गया था और उसकी ताकत बढ़ गई थी, लू शेंग स्वाभाविक रूप से कुछ अन्य भयंकर जानवरों से डरता नहीं था। जब लू शेंग युद्ध के मैदान में वापस आया तो उसने पाया कि विशालकाय छिपकली की लाश का अधिकांश हिस्सा खा लिया गया था और आसपास अभी भी कुछ साधारण जानवर मौजूद थे। लू शेंग एक पल में बाहर निकल आया और कुछ जानवरों को पूरा निगल गया, जिससे अन्य जानवर बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गए। उन्हें डर था कि वे लू शेंग का अगला भोजन बन जाएंगे। लू शेंग ने भागते हुए जानवरों पर ध्यान नहीं दिया, बस विशालकाय छिपकली की लाश के पास पहुंच गया। हालांकि लाश का ज्यादातर हिस्सा खा लिया गया था, फिर भी जमीन पर काफी खून बिखरा हुआ था। लू शेंग ने चुपचाप विशालकाय छिपकली के खून की जांच की। उसकी आंखों में एक हल्की चमक चमक रही थी। इस विशालकाय छिपकली के अंदर भी एक अनोखी रक्त शक्ति थी। क्या हो रहा है? क्या सभी विदेशी जानवरों में ये शक्ति होती है, या फिर छिपकली प्रजाति के सभी विदेशी जानवरों में यह अनोखी रक्त शक्ति होती है? लू शेंग सोच में पड़ गए। मैं इस अद्वितीय रक्त शक्ति को परिष्कृत क्यों नहीं कर सकता? इस अद्वितीय रक्त शक्ति में क्या रहस्य छिपे हैं? लू शेंग पूरी तरह से उलझन में था, क्योंकि पशु लोक के बारे में उसकी समझ अभी भी बहुत सीमित थी। समझ न पाने के बावजूद लू शेंग ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यह अद्वितीय रक्त शक्ति इस दुनिया को समझने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक प्रतीत होती है। शायद यह अनोखी रक्त शक्ति ही इस दुनिया की खोज की